अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल ईद संगे मोहब्बत लास्ट एपिसोड। समीन, नाहिद ने किचन से निकलते सीढ़ियों पर नज़र डालकर आवाज़ लगाई। समीन, कहाँ हो? आवाज़ तो दो। चाय की ट्रे छोटी सी डाइनिंग मेज़ पर रखते उन्होंने एक बार फिर आवाज़ दी। चाय के इंतज़ार में बैठा सहाम अलवी इतना अच्छा नहीं था। कि वो आंसा समीन के इंतज़ार में चाय ठंडी करवा कर बाइखलाक और मुहज़्ज़ब होने का सबूत देता। उसने अपनी चाय निकाली और प्लेट में शामी कबाब रख कर खाना शुरू हो गया। ज़रा इंतज़ार नहीं होता? सब्र कर लो, समीन आ जाए तो साथ शुरू करते हैं। नाहिद ने सरजनिश की। फोक में कबाब का टुकड़ा फंसाए मुंह को ले जाते सिहाम अलवी के हाथ एक पल को रुक गए। आप चोंचले उठाएं उस महारानी के। दुनिया भर की ताई चची यतीम भतीजी के साथ नौकरों का सा सलूक करती हैं, आठ आंसू रोने पे मजबूर कर देती हैं, और एक आप है। नौकरों और सौतेलों वाली फीलिंग मुझे आती है आपके सगे बेटे को, और वो महारानी। लड़के, क्या वाही तबाही बक रहे हो? नाहिद हौल कर उसकी फर्राटे से चलती ज़बान को रोक गई। इतनी प्यारी और मासूम बच्ची है। वो उस पर बुरी तरह फरीफ्ता थी। सिहाम अलवी जल भुन गया। हाँ, इतनी मासूम बच्ची है कि उसकी खिदमत में पेश करने को आप चाय और लवाजमात सजाए बैठी हैं, और मोहतरमा का दूर दूर तक पता नहीं। वो जलकर ही तो भस्म हो गया था। इतनी तो गैर मुल्की पुलिस भी मुजरिम के पीछे नहीं पड़ती होगी लड़के, जितना तू उस बेचारी के पीछे पड़ा रहता है। चाय समीन ने दम पर चढ़ा रखी थी, कबाब भी उसने फ्राई किए, और ये पास्ता जो तू मुंह भर भर के खा रहा है, ये सब उसी ने बनाया है। मैंने तो बस मेज़ लगाई है। वो वाकई प्लेट भरकर चिकन पास्ता खा रहा था। एक लम्हे को बुरा सा मुंह बनाकर रह गया, मगर पास्ता खाना ना छोड़ा कि बहुत मज़े का बना था। अब सारी ना चट कर जाना, कुछ उस बेचारी के लिए भी बचा दो जिसने मेहनत से पकाया है। उसे दोबारा प्लेट में पास्ता निकालते देखकर नाहिद खुद को टोकने से बाज ना रख सकी। देखा, इसीलिए आती है मुझे आपसे सौतेलों वाली फीलिंग। उसके कान पर जूं तक न रेंगी, दोबारा प्लेट भर ली। मुझसे ज़्यादा आपको उसका ख्याल रहता है। वो पास्ता खाते बोलने से बाज नहीं आ रहा था। खाना भी जारी था और साथ ही गिले शिकवों का तड़का भी लगा रहा था। आ गई चची जान। सीढ़ियों से कपड़ों का ढेर दोनों हाथों में संभाले मोहतरमा समीन साहिबा आनन फानन रौनुमा हुई। आओ बैठो और सुकून से चाय पियो। नाहिद ने उसको प्यार से देखते हुए कहा। चची जान, मैं निकाल लेती ना चाय, आपने क्यों जहमत की? वो कुर्सी संभालती को शर्मिंदा हो गई। नाहिद भी अब सुकून से बैठ गई थी। हमाद साहब दोस्त की तरफ गए हुए थे, वरना छुट्टी के दिन वो भी साथ ही होते थे। जितनी देर आप कपड़े उतारने के बहाने लगाकर आई हैं ना, अब तक बेचारी चाय का दम भी निकल चुका होता। चाय की सिप लेते उसकी जुबान में फिर खारिश हुई, और ये मर्ज कोई आज का थोड़ा ही था जो समीन चौंकती। वो चुप करके नाहिद की प्लेट में चीज़ें निकालने लगी। अगर तुम्हारे मिसाइल ख़त्म हो गए हों तो मैं काम की बात करूं? नाहिद को उसे चुप कराना हमेशा मुश्किल लगता था, क्योंकि वो एक तरफा गोलाबारी करता। समीन तो हमेशा सरेंडर ही किए रहती थी, कभी मुकाबिल खड़ी ही ना हुई। इरशाद वालिदा मोहतरमा, उसके कौन सा पैरों पर पानी पड़ना था? रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है। पहला रोज़ा 27 या 28 तारीख को होगा। समीन, तुम आज लिस्ट बना लो रमज़ानुल मुबारक की ग्रोसरी की। हम कल ग्रोसरी की ख़रीदारी करने चलेंगे, फिर घर की सफाई भी करवानी है। बेहतर चची जान, मैं रात में ही लिस्ट तैयार कर लूँगी। सफाई भी परसों से शुरू करवा दूँगी, फ़ायज़ा के साथ मिलकर। वो सआदतमंदी से सर हिला रही थी। ड्रामा क्वीन ने इन्हीं चालाकियों से मेरी भोली भाली माँ को काबू में किया हुआ है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ा के रह गया। ये कौन सा पाक भारत मज़ाकरात की बात थी जो आपने मुझे कश्मीर की तरह साइड पर लगा दिया? वो भड़का। मैं मुंतज़र थी कि तुम्हारी ज़ुबान में अभी तक हलचल क्यों ना हुई, और हमने खैर से 2-4 जुमलों का तबादला भी कर लिया। नाहिद मजाक उड़ाती नज़रों से उसे देख रही थी। समीन के लबों पर भी चोर मुस्कुराहट फैल गई। नाहिद को तो कुछ नहीं कह सकता था, मगर समीन को तीखी नज़रों से घूरना उसने अपना कौमी फरीज़ा जाना। वो सटपटा कर रह गई। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम सुपर स्टोर चलेंगे। नाहिद ने चाय की सिप लेते कल के मुतालिक अभी इन्फॉर्म कर दिया।
मैं जाऊंगा आप लोगों के साथ सुपर स्टोर। उसे कोफ्त हुई। नाहिद ने नाक से चश्मा ऊपर किया और फिर तफसीली घूरने का अमल किया। नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम महीने भर का राशन लेकर ऑटो टैक्सी की मिन्नतें करें? अब के सहाम अलवी, जिसकी जुबान के आगे वाकई खंदक थी, इस मरहले पर उसे चुप साधना पड़ी। चची जान, सुपर स्टोर्स में बेडशीट भी बहुत अच्छी आई हुई हैं। ईद के लिए बेडशीट्स भी वहीं से ले लेंगे। समीन साहिबा अगर एटमी नुस्खा भी ईजाद कर लेती तो भी सिहाम अलवी ने उससे इख्तलाफ ही करना था। अभी कैसे चुप रहता। कोई नहीं, सिर्फ ग्रोसरी की शॉपिंग पे जाऊंगा मैं। बेडशीट्स और कपड़ों की शॉपिंग आप लोग फिर किसी दिन जाकर कर लीजिएगा। वो इख्तलाफ का अलम बुलंद किए उठते हुए जुबान के जोहर दिखा रहा था। समीन तो चुप कर गई। नाहिद ने भी काबिल एतना जाना। अगले रोज चची जान और समीन तैयार खड़ी थी। सिहाम अलवी जल्दी का शोर डाल रहा था। तभी नाहिद की बेस्ट फ्रेंड चली आई। अरे कहीं जा रही हो तुम लोग? वो अपना पर्स रखकर आराम से बैठ चुकी थी। बहू से थोड़ी खटपट हो गई तो उसे 4 बातें सुनाकर तुम्हारी तरफ आ गई। रास्ते में बेटे को फ़ोन पर भर के आई हूँ। अब बेटा घर आएगा तभी बुलावे पे जाऊंगी। बिल्कीस साहिबा अपना प्लान सुना रही थी। समीन को ग्रोसरी की शॉपिंग का मामला खटाई में जाता लगा। सिहाम अलवी अलग किलस कर रह गया। पिछले 1 घंटे से वो उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था और जब दोनों तैयार होकर निकलने लगीं तो बिल्कीस साहिबा बहू से लड़के टपक गईं। तो फिर मैं वापस ऑफिस जाऊं? सिहाम अलवी नाहिद से इस्तफसार कर रहा था। उसका मुंह बन चुका था। इस वक्त दोबारा ऑफिस जाकर तुमने अपनी दूसरी माँ को ख़त लिखना है। नाहिद तिलमिला ही तो गई थी, तभी धीमी आवाज़ में गुस्सा निकालने लगी। पापा कहेंगे तो लिख भी दूंगा, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पापा को मशवरा दूँ दूसरी शादी ही कर लें। कम अज़ कम मुझे एक माँ तो मिल जाएगी। वो भी शेर पे सवा शेर था। नाहिद को सेकंड्स में चिराग पा कर गया। ढूंढ लो दूसरी माँ। दोनों बाप बेटा घर के बाहर चबूतरे पर बिस्तर लगाया करना। नाहिद कौन सा कम थी। कितनी हाकिम मिजाज हैं आप। आह मेरे मजलूम पापा। उसने मज़ीद पेट्रोल डाला। ये रोना तुम अपने पापा के सामने डालो जाकर। वो मुंह बसूर कर रह गया। सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवाकर मेरे पापा के पर काट कर अब आप उन्हें उड़ान की नवीद दे रही हैं। समीन खामोशी से नोक-झोंक सुन रही थी। सिहाम अलवी हो और गोलाबारी ना हो, ऐसा शायद ही मुमकिन होता जब खुद उसका मूड ना हो, वरना वो हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम की तफसीर रहता। शॉपिंग का तो बताए। वो झुंझुलाया। अब बिल्कीस इतने दिनों बाद बहू से लड़कर आई है, उसकी दुख भरी दास्तान सुने बिना उसे भगा तो नहीं सकती। यानी प्रोग्राम कैंसिल। ओके टाटा। ख्वारी से बचने के ख्याल से सुकून की सांस लेकर वो आगे बढ़ने लगा, मगर नाहिद ने उसकी शर्ट पकड़कर पीछे से खींच दी। लामोहाला उसके बढ़ते कदम थम गए। अड़ियल घोड़े, कैंसिल क्यों? दिन कम रह गए हैं। आखिर के दिनों में सब कचरा ही मिलेगा स्टोर्स पर। समीन तैयार है, तुम दोनों चले जाओ, मैं बिल्कीस को टाइम देती हूँ। यह हिदायत सुनकर उसका मुंह बन गया। चलो मुसीबत, मेरा मतलब आनसा मोहतरमा समीन जी, उसके मुंह से निकल गया, मगर नाहिद की नज़रों की हिद्दत पर उसने फ़ौरन ज़बान को लगाम खींची। समीन चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। मॉल में आकर वो तो लाताल्लुक बनकर खड़ा हो गया और समीन अकेली ट्रॉली घसीटती चीज़ें देख देख कर ट्रॉली में भरने लगी। उसे अफसोस होने लगा कि वो मना ही कर देती तो बेहतर था। कल नाहिद के साथ ही आ जाती तो वो कम अज़ कम उसकी मदद तो कराती। सिहाम अलवी तो उल्टा जल्दी जल्दी का शोर डालकर उसके हाथ पांव फुला रहा था। और कितनी देर लगाओगी? क्या ससुरालियों का राशन भी इकट्ठा कर रही हो? उससे मज़ीद जब्त ना हुआ तो उसे घूरने लगा। समीन का दिल खुश्क होने लगा। मैं जाके गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तुम्हारे साथ 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चल चल कर मेरी टांगें जवाब देने लगी हैं। जब तुम अपना कैट वॉक का शौक़ ट्रॉली के साथ पूरा कर लो तो मुझे कॉल कर लेना। सामान पैक करने आ जाऊँगा। अपनी बात करके ये जा वो जा। समीन जो उसके जुमलों के दरमियान कुछ कहने के लिए कई बार मुंह खोल बंद कर रही थी, उसे आखिर मुंह बंद ही करना पड़ा कि वो उसे बोलने का मौका दिए बगैर मॉडल की चाल चलता की चेन उंगलियों में घुमाता सुपर स्टोर से निकल रहा था। समीन ने एक उदास नज़र उसकी पुश्त पर डाली। टीवी ड्रामों नॉवेल्स में पढ़े कितने ही खूबसूरत मंजर निगाहों के सामने आकर रक्स करने लगे। कजिन्स की नोक झोंक, शरारतें, खिलखिलाहटें, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना
और उन सब के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता होता प्यार। तन्हाई पाने के लिए लोग हज़ार जतन करते हैं, और एक सहा मलवी था जो जाकर गाड़ी में बैठ गया था। तन्हाई और दिलगुदास जुमलों के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी है, और उनके बीच मोहब्बत कब थी? समीन एक यतीम लड़की थी जो वालिदैन की हादसाती मौत के बाद चचा चची जान के घर पलकर बड़ी हुई थी। सिहा मलवी को अपनी तन्हा बादशाहत में उसकी आमद कभी पसंद नहीं आई थी। वो खुल्लम खुल्ला बेजारी का इजहार करता था। हर बार नाहिद उसकी ढाल बन जाती थी। सिहा मलवी अपनी हज़ार बदतमीज़ियों के बावजूद उसके दिल का मकीन बन बैठा था। वो उससे चुपके चुपके चाहने लगी थी, तो ज़रूरी थोड़ी था कि वो भी अपनी मोहब्बत में बंटवारा करने वाली को उस काबिल गर्दानता। वो रच के जले दिल के भपोले फोड़ता था। समीन ने अपनी नाकाम हसरतों को पिटारी में बंद करके साइड पर फेंका और फिर से लिस्ट निकालकर चीज़ों को चेक करने लगी कि कुछ रह तो नहीं गया। वो फिर से चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हो गई। काउंटर पर बिल बनवाकर वो बेडशीट्स के लिए दूसरे पोर्शन में जा रही थी। तभी सामने रेस्टोरेंट की ग्लास पर नज़र पड़ी तो उसके बढ़ते कदम ठिठक गए। बड़ी ही तरहदार हसीना अदाए दिलरुबाई से स्ट्रॉ मुंह में डाले जूस एंजॉय कर रही थी। वो कोई इतनी हसीन परी चेहरा नहीं थी कि वो उसे देखकर ठिठक जाती। इस मंजर को ठिठक कर देखने की वजह सिहा मलवी था, जो उस हसीना के मुकाबिल बैठा हुआ था। उसके मूड की खुशगवारियत को दूर से ही महसूस किया जा सकता था। चेहरे पर चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। समीन को तो हसरत ही रही थी कि वो कभी उसे देखकर भी मुस्कुराता। उस पर नज़र डालते ही उसकी तेवरी चढ़ जाती थी। जाने उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ ज़्यादा था या सिहा मलवी की हिस्स तेज थी। उसने भी उसे ग्लास वॉल से अपनी तरफ देखते देख लिया था। तभी अगले सेकंड में सेल फोन उठाकर उसने कीपैड पे उंगलियां चलाई थी और अगले ही लम्हे समीन के सेल फोन की मैसेज टोन बजी थी। आ रहा हूँ, 10 मिनट वेट करो या मज़ीद कैटवॉक कर लो सुपर स्टोर में। मैसेज पढ़कर समीन ने बेसाख्ता ग्लास वॉल की तरफ नज़र डाली थी। वो बेसाख्ता पलटकर अंदर की तरफ चल दी। वो दोनों सामान के पैकेट्स उठाकर अंदर आए तो नाहिद उन्हें लाउंज में ही मिल गई। अरे बड़ी जल्दी आ गई तुम लोग। ढेरों पैकेट्स देख नाहिद बेसाख्ता सराहने लगी। जल्दी, कुछ तो खौफे इलाही खाएम वालिदा मोहतरमा। पूरे 4 घंटे 13 मिनट और 25 सेकंड लगे हैं हमें उस घर की दहलीज पे दोबारा कदम रखे। मजबूत कलाई पे बंधी ब्लैक रिस्ट वॉच देखते वो एहतजाज का परचम थामे खड़ा नजर आया था। 4 घंटे हुए हैं ना, 40 घंटे तो नहीं हुए। सामान भी तो देखो, दुनिया जहान का है। नाहिद उसे घूरने का फरीजा अंजाम देकर पैकेट्स खोलने लगी। फायजा, बच्चों को पानी पिलाओ। नाहिद ने मुलाजमा को आवाज़ दी। वो पानी का ग्लास और बोतल लिए चली आई। नाहिद एक एक चीज़ को देखकर सराह रही थी। शॉपिंग में इसने कोई मदद की? यह सिर्फ ज़ुबानी जमा ही जिरा करता रहा। नाहिद 2 जानू बैठी समीन से मुखातिब थी, जो पैकेट्स खोल खोल कर उन्हें चीज़ों की क्वालिटी चेक करवा रही थी। कोई और वक्त होता तो वो शायद झूठ का सहारा ही ले लेती, मगर सिहा मलवी की अकाब नज़रें उस पर जमी थी। उसने चुप रहने में ही आफियत जानी। मदद उसने क्या खाक करवानी है, ये तो उल्टा तुम्हें और हौला रहा होगा। नाहिद ने उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना खुद ही उसके औसाफ में जुमले कहे तो सिहा मलवी फड़फड़ा के रह गया। सौतेलो बच्चों से भी ज़्यादा नाकाबिल एतबार हूँ मैं आपके लिए। बोलती क्यों नहीं कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की? तुम तो एक जगह ट्रॉली लिए बेवकूफ़ों की तरह खड़ी थी। वो तो मैं ही था जो भाग भाग कर एक से दूसरी रैक तक चीज़ें इकट्ठी कर रहा था। इस कदर तेज़ी से झूठे कामिल सिहा मलवी जैसा शातिर दिमाग रखने वाला ही तामीर कर सकता था। समीन तो हक्का बक्का मुंह खोले उसके चेहरे पर बिखरी झूठ की सच्चाइयाँ ही देखती रह गई। इतना पक्का रंग था झूठ का कि कोई होशियार शख्स भी धोखा खा लेता, मगर मुकाबिल भी उसको जन्म देने वाली नाहिद थी, जो समीन के हक्का बक्का रूप को देखकर फ़ौरन मामले की तह तक पहुँच गई थी। बोलो ना। नाहिद की मशकूक नज़रों की जद में ख़ुद को देखकर वो उस पर बिगड़ने लगा। हाँ चची जान, सिहाम ने बहुत मदद की। ठीक कह रहे हैं ये। वो जल्दी से उसकी पढ़ाई हुई पट्टी में आ गई। तुम तो झूठ ना बोलो समीन, जैसे मैं तो इसे जानती ही नहीं। नाहिद ने समीन को चुप कराते फिर रुख रोशन अपने साहबजादे की तरफ किया। बाजी, काम ख़त्म हो गया है तो मैं जाऊँ? फ़ाइज़ा भी इस तकरार पर मुस्कुराती नाहिद से इस्तफसार कर रही थी। हाँ जाओ, फ्रिज में खाने पीने की कुछ चीज़ें पैक करके रखी हैं, वो लेती जाओ। और कल टाइम पे आना है फ़ाइज़ा। आज भी तुम बहुत देर से आई हो। कल से सफाई शुरू करनी है, चंद रोज़ रह गए हैं रोज़ों में।
नाहिद फ़ाइज़ा की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा थी। हिदायतनामा जारी था। फ़ाइज़ा शदोमत से सर हिला रही थी। फ़िक्र न करो बाजी, कल टाइम से आ जाऊंगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ाइज़ा यकीन दहानी करवाकर किचन की तरफ बढ़ गई। यानी अब चंद दिन तक घर हश्र के मैदान जैसा नक्शा पेश करेगा। कोई भी चीज़ जगह पर नहीं मिलेगी। सिहाम अलवी को सारी कहानी सुनकर कोफ्त हुई। न तुम्हारा क्या ख्याल है, घर की सफाई ना हो? मकड़ी, कीड़े मकोड़ों, कॉकरोच को दावत देकर मुस्तकिल मेहमान ठहरा लो कि आएँ और उसे अपना आबाई घर बना लें। नाहिद ने ताक कर वार किया। वो पहलू बदल कर रह गया। घर की बिखरी हालत देखकर मुझे कोफ्त होती है। उसने मजबूरी बयान की। तो फिर मैंने जिन मखलूक़ात और वहशरात के नाम लिए हैं, जाकर उनके कानों में कह दो कि वो निहायत ही खामोशी से हमारे घर से निकल जाएं। नाहिद की हिस्से मज़ा पर ज़मीन तो लब दबा गई और वो लब भींच कर रह गया। मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ? वो कोई मेरी बात सुनने समझने की सलाहियत रखते हैं? उसने जैसे इल्मियत की धाक बिठाना चाही। अपनी लाचारी का रोना कहीं और डालो। उस गर्मा गर्म गोला बारी ऐसा कम ही होता था कि एक तरफ का टैंक खामोशी इख्तियार कर जाए, वरना तो अक्सर दोनों तरफ से ही घन घरज के साथ जवाबन गोले दागे जाते। मगर कभी कभी मुकाबिल के मिसाइल फुसफुसे साबित होकर उसे कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर देते, जैसे अभी सिहाम अलवी लाजवाब होकर चारों खाने चित हो गया था। अगले रोज़ फ़ाइज़ा सुबह सवेरे ही चली आई थी। घर के तमाम पर्दे, कुशन कवर्स, चांदनियाँ निकाली जा चुकी थीं। जाले उतरने लगे तो बेचारी मकड़ियाँ छुपने को भागी भागी फिरने लगी। समीन बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। नाश्ता करने के बाद सिहाम अलवी जो अपने कमरे में घुसा तो अब तक ना निकला था, वरना इस वक्त तो वो ऑफिस जाकर लंच की तैयारी करता था। जाने आज घर पे क्यों मौजूद था। बाजी, सिहाम साहब का कमरा ही रह गया है, वहाँ भी झाड़ू मार दूँ तो मेरा काम तो पूरा हो जाए, फिर मैं भी घर को जाऊँ। फ़ाइज़ा की दुहाई पर ज़मीन को नाचार सिहाम अलवी के कमरे की तरफ पेशकदमी करनी पड़ी। नाहिद की याद दहानी थी कि आज ही पर्दे उतरने और जाले उतरने का काम सर अंजाम दे दिया जाए। नाहिद तो बिल्कीस साहिबा के बुलावे पर उनकी दुख भरी दास्तान सुनने गई थी, जो कल उनके बेटे के आने के बाद के वाक़यात से पुर थी, और वो मुहिम में जुटी हुई थी। काम तो फ़ाइज़ा कर रही थी, वो बस निगरान बनी उसे हिदायत दे रही थी। वो जीन्स और बनियान में मलबूस लैपटॉप पर अपने प्रोजेक्ट में बिजी था। ओ जी, फ़ाइज़ा ही जीदार बनी सिहाम अलवी के कमरे में दस्तक देकर घुसी थी। साहब जी, आपके कमरे में झाड़ू मारने आई हूँ। फ़ाइज़ा ने दांत नकोसते हुए कहा। झाड़ू मारने? नॉनसेंस। फ़ाइज़ा के इस अंदाज़े बयान पर ज़मीन पहले ही लोटपोट हो गई थी। वो भी सख्त बदमज़ा हुआ। अभी थोड़ा काम है मुझे, उसने चलता करना चाहा। बाजी का हुक्म है आज ही सारे काम करूँ, वरना वो गुस्सा होंगी। फ़ाइज़ा ने साफ हरी झंडी दिखाकर धड़ाधड़ पर्दे भी उतारना शुरू कर दिए। उसकी नफीस तबीयत खिड़कियों को बरहना देखकर सख्त बदमज़ा हुई। वो जो अभी मज़ीद 1 घंटा काम करने का इरादा रखता था, नाचार अपना बोरिया बिस्तर लपेटने लगा। बाजी का तो जवाब नहीं। बाजी ने सारे हिटलर इकट्ठे कर रखे हैं। वो दरे पर्दा नाहिद को सराह के रह गया। फ़ाइज़ा दांत नकोस के रह गई। वो शर्ट पहनते हुए लैपटॉप बैग में डालकर कमरे से निकल गया। अभी तुमने ऐसी घड़ी नहीं पहनी कि मुझे नज़र ना हो। वो जो दीवार से लगकर उसकी नज़रों से ओझल होने की कोशिश कर रही थी, पकड़े जाने पर खफीफ सी हो गई। प्रोजेक्ट का बाकी काम ऑफिस जाकर कर लूँगा। मम्मा को बता देना ऑफिस जा रहा हूँ। सिहाम अलवी के सामने उसकी ज़ुबान वैसे ही तालू से लग जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ। वो सर भी ना हिला सकी। मैं लौटूँ तो मेरा कमरा A to Z पुरानी हालत में मिले। एक भी चीज़ इधर से उधर हुई तो तुम्हारी खबर लूँगा। धमकी देकर ये जा वो जा। समीन ने सुकून का सांस लेकर उसके कमरे में कदम रखा और बाकी सारा वक्त उसका उसके हुक्म की तामील करते गुजर गया। छुट्टी का दिन था। नाहिद और समीन की सुबह तो मामूल के मुताबिक होती थी। हमाद साहब और सिहाम अलवी ज़रा लेट ही उठते। आज भी नाहिद और समीन टाइम पे नाश्ते से फारिग होकर अपने अपने काम में लगी हुई थी। समीन इफ्तार और सहरी की कई चीज़ें बनाकर फ्रीज़ कर रही थी। शामी कबाब, रोल, समोसे, दही बड़े सब घर की चीज़ों से बनाकर महफूज कर लेती, क्योंकि बाहर की चीज़ें कुछ ख़ास सबको पसंद नहीं थी। समीन को फ़ाइनल पेपर से फरागत मिली तो वो और दिल जमाई से चीज़ों की तैयारी में जुटी हुई थी। नाहिद वारी सदके होते सराहते हुए उसका हाथ भी बटा रही थी। आप लोग बेकरी या सुपर स्टोर क्यों नहीं खोल लेती? अगर दुनिया की सारी औरतें आप दोनों जैसी हो गई तो बेचारे समोसों पकोड़ों वालों को तो खोलते तेल में डूब मरना पड़ेगा। उस दिन वो घर पे मेयोनीज़ और चिकन स्प्रेड बनाकर महफूज कर रही थी। नाहिद उसकी तारीफ़ में रद्बुल निशान थी कि बाहर से ही ये चीज़ें महंगे दामों मिलती थी,
जबकि घर में सफाई सुथराई के साथ सस्ते में चीज़ें बन गई थी। ये सब मुलाहिजा करता सिहाम अलवी समीन की वाह वाह पर तिल मिला कर रह गया था। बेटा, तुम जैसे लोग जो बाहर की गलाजत पसंद करते हैं, उन्हें घर की साफ़ सुथरी चीज़ें कब अच्छी लगती है। दुनिया के बासी मसनूई फ्लेवर्स और रंग के आदी हो गए हैं और तुम उनमें सरे फहरिस्त हो। खाओगे ना जब बाहर चूहे के गोश्त के समोसे, तब घर के समोसों की कदर आएगी। हाल ही में नाहिद ने सबको न्यूज़ दिखाई थी कि कैसे समोसे से चूहे की दुम निकली थी। उसकी तबीयत खराब हो गई, मगर उसने तारीफ़ी जुमले नहीं कहे। इस वक्त भी समीन किचन की डाइनिंग मेज़ पर सामान सजाए मसरूफ़ थी। नाहिद उसका पूरा हाथ बटा रही थी। तभी हम्माद साहब अखबार उठाए वहीं चले आए। भाई बेगम, जल्दी से नाश्ता दे दो, बड़ी भूख लगी है। वो कुर्सी पर बैठते ही शुरू हो गए। बड़ी जल्दी सुबह हो गई, दिन के 1 बजने वाले हैं। नाहिद ने तीखे चतूनों से घूरने का अमल मुकम्मल किया। हाँ, वो आज ज़रा आँख नहीं खुली। हम्माद साहब मिनमिनाए तो समीन मुस्कुराते हुए उठी ताकि उनका नाश्ता बना सके। समीन बेटा, आज अगर पराठा मिल जाए तो। हम्माद साहब जितने जोश से शुरू हुए थे, नाहिद की उकाबी नज़रों को खुद पर देखकर उनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। वो बेचारा सा मुंह बनाकर रह गए। क्यों, आज क्या ख़ास बात है? नाहिद ने जिरह की। वो आज छुट्टी थी तो वो हकलाए। छुट्टी है तो शुगर कोलेस्ट्रॉल को भूलकर पराठा खाकर सेलिब्रेट करें और बाकी के 6 दिन डॉक्टर की दवा, है ना? नाहिद की फहमाइशी नज़रों पर वो मुंह बसूरने लगे। दिल चाह रहा था तो कह दिया। वो मासूम सी शक्ल बना गए। काबू में रखें अपने बहकते दिल को। नाहिद ने खबर ली। उनकी मोहब्बत भरी नोक झोंक पे हंसी के बावजूद समीन को उन पर तरस आने लगा। इंसानी सेहत भी क्या चीज़ है। इंसान सारी उम्र खाने के लिए कमाता है और जब कमा लेता है तो खाने के लिए सेहत नहीं होती। मनपसंद चीज़ों के सामने होते हुए भी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी की वजह से चीज़ों को हसरत से सिर्फ देख सकता है कि वो उसके लिए काबिल जहर बन चुकी होती हैं। कोई पराठा वराठा नहीं, कोलेस्ट्रॉल हाई है। समीन, इन्हें ब्राउन ब्रेड, शुगर फ्री जैम और दूध के साथ दलिया दो। नाहिद के हुक्म पर हम्माद साहब उसे मासूमियत से देखने लगे कि शायद वो उनकी कोई मदद कर दे। चची जान ठीक ही तो कह रही हैं चाचू, रमज़ान भी आ रहा है, उसमें यूं भी नाना करके बदपरहेज़ी हो ही जाती है। अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। प्रॉमिस, पहली सहरी में आपको खस्ता करारा सा पराठा बनाकर खिलाऊंगी। चची जान की भी नहीं सुनूंगी। वो इतनी मोहब्बत से बच्चों की तरह बहला रही थी कि नाहिद की आंखों में जहां मियाँ की बेबसी पर पानी आने लगा था, वहीं समीन की मोहब्बत ने उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जीती रहो मेरी चंदा, लाओ अपनी चची का मेन्यू, वही दे दो, लेकिन देखो अपना प्रॉमिस ना भूलना। वो लामोहाला हथियार डालते मान गए कि ये मोहब्बत भरी सख्ती उनके मफाद में ही थी, वरना यही नाहिद और समीन थी जो उनकी हर फरमाइश पर घंटों जुती रहती थी। बिल्कुल नहीं भूलूंगी। वो उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। नाहिद और हम्माद साहब इधर उधर की बातें करने लगे। कल साथ वाली बिल्डिंग से एक खातून आई थी। नए लोग हैं, शिफ्ट हुए कुछ अरसा हुआ है। अब मैं तो सबकी टोह में नहीं रहती, इसलिए उन्हें देखकर हैरान हुई। काम की बात बताओ बेगम। मोहतरमा आई किस सिलसिले में थी? हम्माद साहब को तफसील से चिढ़ होती थी, और वो भी तफसील जब गैर ज़रूरी और अजनबी लोगों के लिए हो। पहले तो वो मुझसे हमारे घर के मुतालिक तफसीलात लेती रहीं, फिर बताया कि असल में वो अपनी समीन के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हैं। नाहिद सियाक़ो सबाक से पूरी रुदात सुनाती रही। मेज़ पर नाश्ता रखती समीन के हाथ एक पल को रुके थे। अगले पल वो चाय निकालने लगी। अच्छा फिर? हम्माद साहब ने ट्रे अपनी तरफ की। क्या फिर? बेगम, ये तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है, पूरी गैर ज़रूरी बातों का तस्करा करके क्लाइमेक्स में सस्पेंस डालकर चुप हो जाती हो। ओहो, फिर क्या? मैंने कह दिया, हमने समीन का रिश्ता पहले ही तय किया हुआ है। नाहिद हम्माद साहब के उतावलेपन पे जल्दी से बोली। समीन ने बुरी तरह चौंक कर नाहिद और हम्माद साहब की तरफ नज़र उठाई, मगर नज़र सामने खड़े सिहाम अलवी से जा मिली, जो किचन की दहलीज पे खड़ा था। उसकी सुबह भी यकीनन अभी हुई थी। सिहाम अलवी की आंखों में भी तजस्सुस जागा था। यकीनन उसने भी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। बिल्कुल ठीक किया, हम्माद साहब सराह रहे थे। आइए अब्बा के नक्शे कदम पर चलने वाले, आपकी सुबह भी खैर से हो ही गई। नाहिद की नज़र उस पर पड़ी तो वो शुरू हो गई। वो बालों में हाथ फेरकर डाइनिंग मेज़ की तरफ कदम बढ़ा रहा था। आ जाओ बेटा, छुट्टी के दिन नाश्ते के साथ जली कटी सुनने से सवाब मिलता है। हम्माद साहब दजीदा नज़रों से नाहिद को देखते हुए कह रहे थे कि शायद उधर से कोई जवाबी हमला हो। सिहाम अलवी ने मुस्कुराकर अपनी चेयर संभाल ली। उनकी नोक झोंक में वो बात दब गई थी, लेकिन समीन के जहन से बात चिपक गई।
आखिर चची जान और चचा जान ने उसकी बात कहाँ तय की है। बार बार उसका जी चाहा चची जान से पूछे, मगर शर्म आड़े आ रही थी। जल्दी से नाश्ता दे दो, चीज़ सैंडविच और कॉफ़ी। थोड़ी देर बाद बनाना शेक भी चाहिए मुझे। सिहाम अलवी ने मेन्यू कार्ड सुनाया। समीन तो सर हिलाकर जुट गई थी। नाहिद ने तीखी नज़रों से उसे देखा। रहम करो बच्ची पे, पहले ही सुबह से लगी हुई है रमज़ान की तैयारी में। हाँ तो जल्दी से शादी करके रुखसत करे ताकि अपने मियाँ के घर जाकर महारानी बनकर बैठी रहे। सिहाम अलवी ने जलकर कहा। बेसाख्ता गर्म कॉफ़ी के छींटे समीन की कलाई पर पड़े। उसने लब भींचकर सिसकी अंदर दबाई। हमाद साहब को अच्छू लग गया था, जिसे छुपाने को वो चाय का मग लबों से लगा गए। समीन कहीं नहीं जाएगी, हमेशा मेरे पास रहेगी। नाहिद ने अपना फैसला सुना दिया। अभी तो आप कह रही थी कि रिश्ता तय कर दिया है। अब रूज का के याद दिलाया गया। हाँ तय कर दिया है, लेकिन रुखसत थोड़ी करूँगी। नाहिद पजल फैलाए बैठी थी। यानी घर दामाद रखने का इरादा है आपका? इसके साथ अब इसके मियाँ को भी बर्दाश्त करना होगा। वो एहतजाजन चिल्लाया। समीन फीकी सी हो गई। फजूल ना बोलो, नाहिद ने घुरका। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। आप अपने सारे शौक पालती रहिएगा, उसने जलकर कहा। शौक से? उधर चंदा परवाह नहीं थी। नाहिद काम मुकम्मल करके उठकर चल दी। उसने खौफ की भरी नज़र हम्माद साहब पर डाली। वो मुस्कुराते हुए बेचारगी से शाने उचकाकर रह गए। सब आपकी गलती है जो मेरे पल्ले इतनी जालिम मार डाल दी। उसने हम्माद साहब को लपेटे में लिया। हक हाँ, वो अफसुर्दगी से हंकारा भर कर रह गए। ना अब कौन सा देर हो गई, जाओ ऐश्वर्या करीना को माँ बना लो। नाहिद किसी काम से पलट कर आई तो गोले दागने से बाज ना रही। हम्माद साहब उनकी अचानक आमद पर सटपटा गए। बिजनेस का अगला ट्रिप हिंदुस्तान है, ट्राई करूँगा। मेरे पापा में कौन सी कमी है जो ऐश्वर्या करीना इनकार करेंगी? दूसरी तरफ वो कौन सा हार मानने को तैयार था। आह तुम दोनों, माँ बेटा मेरे नाजुक दिल का ख्याल करो। इस उम्र में करीना ऐश्वर्या का नाम लेकर क्यों मेरा बाईपास करवाने के मूड में हो। हम्माद साहब की दुहाई खासी मज़ेदार थी। सबके लबों पर हंसी आ गई। आज रवियते हिलाल कमेटी चांद देखने बैठेगी। देखो दूरबीन लेकर भी उनको नज़र आता है चांद या नहीं। नाहिद आरामदेह हालत में बैठी थी। समीन भी उनके अंदाज पर मुस्कुरा दी। कुछ बरस कबल कमेटी ने रात के 11 बजे चांद नजर आने का ऐलान किया था। तब से नाहिद उन्हें रकीदने लगी थी। शुक्र है सारे काम हो गए, सफाई सुथराई, और तुमने सब कुछ बनाकर फ्रीज भी कर लिया। तुम मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। इतना तो सगी बेटी भी नहीं करती जितना तुम मेरा साथ देती हो। नाहिद अक्सर व बेशतर उसकी तारीफ कर जाती थी और वो मज़ीद दिलजमी से घरेलू अमूर सर अंजाम देती। उसे तो आज तक महसूस ही नहीं हुआ था कि उसका अपना घर नहीं। नाहिद और हम्माद ने उसे कभी भतीजी समझा ही नहीं। बस अगर एक सिहाम अलवी उस पर तंज के नश्तर ना चलाता तो शायद वो कभी जान ही ना पाती कि ये उसका घर नहीं। वो 3 साल की थी जब एक हादसे में उसके वालिदैन और दादी अब्दी सफ़र को सुधार गए। दोनों भाइयों का मुश्तरका कारोबार था जिसकी सारी जिम्मेदारी हम्माद साहब पर आन पड़ी। उन्होंने जहाँ समीन को बाप बनकर पाला, वहीं चचा बनकर उसके हिस्से की रकूम हर माह बैंक में जमा भी करने लगे, जिसकी खबर उसे कभी नहीं हो सकती थी अगर जो नाहिद और हम्माद उसे ना बताते। और ये सिलसिला आज तक जारी था। उसे तो अपने वालिदैन की शक्ल तक याद नहीं थी, ना ही उसने कभी अकाउंट और पैसों का हिसाब किताब लिया। वक्तन फ़वक्तन हम्माद ही उसे बैलेंस बताते रहते थे या बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो उनके कहने पर चेक साइन कर देती। उसने बारहा हम्माद साहब से कहा था कि वो अपने अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लें, मगर वो बाअसूल इंसान थे। यतीम भतीजी के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी करके जहन्नुम की आग में जलना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमेशा यही समझा था। उनके एक नहीं 2 बच्चे हैं, समीन और सहाम। नाहिद जिस तरह नौकर चाकर होने के बावजूद अपनी बेटी को सुघड़ देखना चाहती थी, उन्हीं खतूत पे उन्होंने समीन की तरबियत की थी और उसमें समीन ने उनका भरपूर साथ दिया था। चंद दिन पहले ही मास्टर्स के फाइनल पेपर से फ्री हुई थी। हर चीज़ में ताक थी। शर्मिंदा ना करे चची जान, ये आपका और चचा जान का बड़ापन है जिन्होंने मुझे सर उठाकर जीना सिखाया, वरना एक यतीम व बेआसरा बच्ची के साथ क्या सलूक होता है। जो आप जैसे फरिश्ता सिफ्त लोग ना होते, 3 साल की बच्ची को क्या अक्ल होती है। वो मुतशक्कुर थी। भाई साफ सीधी बात है, तुम मेरी सगी औलाद जैसी हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूँगी, तुम चूँ करो चाहे चा। नाहिद ने मोहब्बत भरी धौंस से कहा तो वो मुस्कुरा दी। मैं भी आप लोगों के बिना कहाँ रह सकती हूँ चची जान। मुझे तो बनावटी लोगों को देखकर ही वहशत होती है, कजा उनके बीच रहना। उसने झुरझुरी ली।
तुम कहीं जाओगी तब ना। अरे समीन, क्यों ना आज मॉल का एक चक्कर लगा लें, देख लेते हैं कैसी वैरायटी आई हुई है कपड़ों की। फिर टेलर के 1000 नखरे भी होते हैं। नाहिद को सुकून से बैठना कभी पसंद नहीं रहता था। चलो उठो, फ़ौरन चलते हैं मॉल। सिहाम तो घर पे ही है, उसे साथ चलने को कहेंगे तो ना नहीं ही करता रहेगा। साथ चलाओ तो सुकून से कुछ लेने भी नहीं देगा, जल्दी जल्दी का शोर अलग करेगा। ऐसा करो, उससे गाड़ी की चाबी ले आओ, तुम ड्राइव कर लेना। प्रैक्टिस में रहोगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। नाहिद उठकर तैयार होने चल दी। वो चंद लम्हे बैठी रह गई। सिहाम अलवी से बात करना और भड़ों के छत्ते में हाथ डालना उसे एक ही मिसाल लगती थी, मगर नाहिद का हुक्म था। वो लाचारी से उठी और उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर कई बार दस्तक दी गई, मगर जवाब नदारद। उसने एहतियात से लॉक घुमाया और दरवाज़ा खुलता चला गया। वो शायद सो रहा था। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी। वो कई लम्हे बेहिस्सो हरकत खड़ी रही, तब जाके आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं। उसकी बेआरामी के ख्याल से उसने लाइट नहीं जलाई। रुमाल, वॉलेट और रिस्ट वॉच के साथ उसे चाबी भी नजर आ गई। आगे बढ़कर दबे कदमों चलते उसने एहतियात से चाबी उठाई और मुट्ठी में दबाकर पलटने लगी। क्या चुरा कर भाग रही हो? अचानक आवाज़ पे वो एकदम से डर गई थी। हल्की सी चीख भी निकल गई। अगले ही लम्हे साइड पे रखे दोनों लैंप रोशन हो गए। समीन ने पलटकर उसे देखा। ब्लू जीन्स, वाइट बनियान में वो अपनी गुलाबी डोरों वाली आंखें उस पर जमाए नीम दराज था। शायद कच्ची नींद से जाग गया था। चीखी क्यों? उसे घूरते हुए सवाल हुआ। वो आपने अचानक कहा तो। वो उंगलियां चटखाने लगी। सबके सामने वजाहत और बलागत से मुकाबिल को चित कर देने वाली सिहाम अलवी के सामने हकलाने लगती थी। क्या चुराने आई थी? सिहाम अलवी ने साइड पर रखी चीज़ों पर एक नज़र डाली। वॉलेट, रुमाल, रिस्ट वॉच सब अपनी जगह पर मौजूद था। उसने बेसाख्ता वॉलेट उठाया जिसमें से नोट झांक रहे थे। समीन उसके वॉलेट उठाकर देखने पर सख्त बुरा मान गई। शायद वो समझ रहा था वो उसके वॉलेट से पैसे चोरी कर रही थी। मैं गाड़ी की चाबी लेने आई थी, चची जान ने कहा था आपसे ले आऊं। कई बार दरवाज़ा बजाया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अंदर आ गई। आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए बिना आवाज़ किए पलट रही थी चाबी लेकर। उसने मुट्ठी खोलकर उसके सामने की। गुलाबी हथेली पे गाड़ी की चाबी पड़ी थी। चेहरे पर किसी हद तक गुस्से के रंग थे। सिहाम अलवी ने एक नज़र उसकी हथेली और दूसरी नज़र उसके बिगड़ते तासुरात पर डाली। पहली बार उसके चेहरे पर कोई तासुर देखने को मिला था, वरना वो उसकी जली कटी पर कोई तासुर नहीं देती थी। उसके सामने इतना तवील जुमला भी शायद उसने पहली बार अदा किया था। मैं चाबी लेने आई थी, आपके वॉलेट से पैसे चुराने नहीं। वो खुफगी से बोली। मैंने कब कहा कि तुम मेरे वॉलेट से पैसे चुराने आई थी? वो हैरान हुआ। आपके अंदाज ने, जिस तरह आपने वॉलेट उठाकर चेक किया, उसका मुंह फूल गया था। सिहाम अलवी दांतों तले लब दबाकर रह गया। ज़रूरी तो नहीं कि वॉलेट पैसों के लिए ही चेक किया हो, इसमें मेरी ज़रूरी चीज़ भी हो सकती है। वो उसकी गलत फहमी दूर करने लगा, मिजाज के बरखिलाफ। आपकी चीज़ों से मुझे क्या लेना देना? वो बुरा मानकर पलटने लगी थी। चाबी किस लिए उठाई है? कहाँ की तैयारी है? अगले ही लम्हे उसने जता दिया कि वो उसकी चीज़ उठाकर ले जा रही है। वो खफीफ सी हो गई। मॉल। उसने इख्तिसार से काम लिया। और ड्राइव कौन करेगा? तुम। वो बाल की खाल निकालने वाला था, आसानी से कहाँ जान बख्शने वाला था। जी, वो जान छुड़ाना चाह रही थी। जो बिल्ली के बच्चे को बचाते हुए अपना एक्सीडेंट करवा बैठे, मैं ऐसे अनाड़ी ड्राइवर को अपनी गाड़ी नहीं दे सकता ठोकने के लिए। जाओ, आ रहा हूँ मैं, साथ लेकर जाऊँगा। कहने के साथ उसने हथेली फैलाई। वाज़े इशारा था चाबी दो। समीन को हिद तक इज्जत का एहसास हुआ। उसने अपनी हथेली में मौजूद चाबी को उसकी हथेली पर मुंतकिल कर दिया और कमरे से निकल गई। क्या हुआ, चाबी लेकर नहीं आई? लाउंज में ही उसे नाहिद मिल गई। उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे और तैयार भी हो चुकी थी। जी सिहाम, साथ चल रहे हैं, उसने हौले से कहा। चलो खैर है, जो खुद राज़ी हो गया। जाओ, तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, वरना जल्दी जल्दी का शोर डालेगा। तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, ऑफिस से जल्दी आकर सो गया था। चची जान, मेरी अकाउंट में क्या इतने पैसे हैं कि मैं एक गाड़ी ले सकूं? नाहिद बोल रही थी जब अचानक उसने अपनी बात रखी। नाहिद एकदम से चौंक गई। तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि कई गाड़ियां ले सकती हो, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई? नाहिद उसकी अचानक डिमांड पर हैरान थी। वो बड़ी साबिर और शाकिर लड़की थी, कभी बिला वजह इसराफ नहीं करती थी। एकदम अचानक से गाड़ी की बात पे नाहिद का चौंकना बजा था।
मेरी अपनी गाड़ी होगी तो कोई अनाड़ी ड्राइवर कहकर अपनी गाड़ी की चाबी वापस तो नहीं लेगा, ये कहकर कि मैं उसकी गाड़ी ठोक दूंगी, वो मुंह बसूरते हुए कह रही थी। सिहाम ने ये बकवास की तुमसे? नाहिद उसे बगौर देख रही थी। वो उंगलियां चटखाने लगी। सच है ना चची जान, पिछली बार एक्सीडेंट के बायस डेंट पड़ने पर कितनी बातें सुनाई थी। अपनी गाड़ी होगी तो कोई बातें तो नहीं सुनाएगा ना। वो उन्हें अपना हमनवा बनाना चाह रही थी। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, घर में एक और गाड़ी आ जाएगी तो हमें दोनों बाप बेटे की मिन्नतें तो नहीं करना पड़ेंगी। जहाँ दिल चाहेगा हम माँ बेटी खुद चली जाएंगी। नाहिद पुरसोच अंदाज में बोल रही थी। समीन उनके कहने पर खुश होने लगी। वैसे भी पुरानी वाली गाड़ी ज़रा तंग कर रही है, उसे बेचकर और पैसे मिलाकर गाड़ी ले लेते हैं, क्या कहती हो? नाहिद ने तायीद चाही। बिल्कुल ठीक चची जान। उसने शदोमत से सर हिलाया। मैं आज ही अकाउंट से पैसे निकाल लेती हूँ। वो पुरजोश हुई। मेरी भोली बेटी, थोड़ी सी चालाकी सीखो, कभी अपने अकाउंट से पैसे ना निकालो, हमेशा मियाँ के अकाउंट पर नज़र रखा करो। अक्लमंद औरत अपने पैसे बचाती है। मैं आज ही सिहाम से कहती हूँ वो दूसरी गाड़ी देखेगा शोरूम में। हैं? वो जो नाहिद की नादिर और नायाब नसीहत पल्लू से बांध रही थी, सिहाम अलवी का नाम सुनकर नकोसी बन गई। तैयार हैं आप लोग? चले। उसी लम्हे शैतान का नाम लो वाली मिसाल साबित करने को सिहाम अलवी आधम का। मस्टर्ड जीन्स पर उसने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, बेहद हैंडसम लग रहा था। जाओ समीन, जल्दी से तैयार होकर आओ। नाहिद भी चौंक गई। ये अभी तक तैयार नहीं हुई? उसने कोफ से समीन को देखा। यूं ही चलो, शॉपिंग पर जा रहे हैं, किसी के वलीमे पर नहीं। साफ जताया गया वो इंतज़ार नहीं करेगा। समीन ने शिकायती नज़रों से नाहिद को देखा। न तुम क्या बारात लेकर जा रहे हो जो निक से तैयार परफ्यूम की आधी बोतल उंडेल कर आ गए। नाहिद की दूबदू बोलने पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। कसम से माँ कम सास ज़्यादा लगती हैं, कभी तो जान बख्श दिया करे मेरी। वो दोनों हाथ जोड़कर पेशानी तक ले आया। वो दिन दूर नहीं जब सास बनकर दिखाऊंगी। नाहिद ने धमकी दी। अल्लाह मेरी बीवी को आप जैसी जालिम सास से बचाए। उसने भी शरारत से तंग करना चाहा। बहू की खैर है बेटा, तुम अपनी खैरियत की दुआ करो। नाहिद जवाबन मोर्चा संभाल चुकी थी। समीन ने खिसकने में ही आफियत जानी, वरना वो देर पर और मुंह बिगाड़ता। करीब ही मेरे फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, आप लोग फ्री होकर मुझे कॉल कर लीजिएगा। उन्हें मॉल के सामने ड्रॉप करके वो भी बाहर निकल आया था। टायर में हवा कम महसूस हो रही थी। वो टायर चेक करने लगा, फिर मुतमईन होकर सीधा हो गया। चलो ठीक है। नाहिद समीन के साथ आगे बढ़ने लगी थी। हेलो सिहाम जानी, क्या हाल है? वो दोनों पलटी ही थी जब जोश भरी आवाज़ व अंदाज मुखातिब पे दोनों बेसाख्ता मुड़ी। जीन्स और शॉर्ट शर्ट में दुपट्टे से बेनियाज तनहादार हसीना सिहाम अलवी की गाड़ी से कमर टिकाए खड़ी थी। समीन ने उसे पहचान लिया था। सिहाम अलवी ने बेसाख्ता नाहिद और समीन की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। उसकी नज़रों के ताक़ुब में हसीना ने भी उन पर नज़र डाली। कौन है ये लोग? वो उन्हें देखते सिहाम अलवी से इस्तफसार कर रही थी। ममा है मेरी, सिहाम अलवी ने हौले से कहा था। मिलवाओगे नहीं? दूसरी तरफ नाज से पूछा जा रहा था। नाहिद खुद ही चंद कदम चलकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। मैं नाहिद हम्माद, सिहाम की ममा, और ये समीन मेरी भतीजी, और आप? नाहिद की खोजती नज़रें उस हसीना से होती सिहाम अलवी पर जा टिकी। मैं समर हूँ, सिहाम की क्लास फेलो रह चुकी हूँ। काफ़ी अरसे बाद चंद माह कबल दोबारा इसी तरह मॉल के बाहर मुलाकात हुई थी। उसने तो मुझे पहचाना नहीं। मैंने ही इसे अपना तारुफ करवाकर याद दिलाया कि मैं इसे कभी भूल ही ना सकी। समर के अंदाज में बेहद लगावट थी। वो जिस बेतकल्लुफ़ी से बोल रही थी, नाहिद को ज़रा भी अच्छी ना लगी। हम ज़रा शॉपिंग कर लें? नाहिद ने जान छुड़ाना चाही। जी ज़रूर आंटी, मैं कब से सिहाम से कह रही थी कि आपसे मिलवा दे, और देखें आज कैसे अचानक आपसे मुलाकात हो गई। आप शॉपिंग करें, फिर तफसील से आपसे मुलाकात होगी। समीन को मुकम्मल नज़रअंदाज किए वो नाहिद से गोया थी। नाहिद ने एक तफसीली नज़र सिहाम पर डाली। वो कुछ गड़बड़ा सा गया था। दोनों में से किसी का दिल शॉपिंग में नहीं लगा, बेदिली से चीज़ें देख रही थी। अचानक चांद नजर आने का ऐलान हो गया तो वो दोनों कुछ भी लिए बिना मॉल से बाहर आ गई। नाहिद सिहाम को कॉल कर रही थी। वो बेदिली से चूड़ियों के स्टॉल के पास आकर खड़ी हो गई। रेड कलर की चूड़ियाँ बेहद हसीन लग रही थी। वो बेसाख्ता उठाकर देखने लगी। दिल में बेसाख्ता ख्वाहिश जागी थी कि ये चूड़ियाँ सिहाम अलवी उसे लेकर दे। आलम तसव्वुर में वो देख भी रही थी कि वो उसकी कलाई थामे चूड़ियाँ पहना रहा था, मगर फिर एकदम से कहीं से समर आ खड़ी हुई। वो दिल महसूस के उस मंजर से निकल आई। जाने क्यों उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि समर और सिहाम के बीच कोई केमिस्ट्री थी।
अच्छी लग रही हैं तो ले लो। नाहिद उसे तक रही थी। उसके हाथ में मौजूद चूड़ियों को पसंदीदगी भरी नज़रों से देखकर कह गई, इतनी भी ख़ास नहीं है। उसने बेदिली का मुजाहरा करते हुए चूड़ियाँ रखना चाहीं। कोई नहीं, इतनी प्यारी तो है, अपनी पसंद से भी ले लेना, ये मेरी पसंद समझकर ले लो। नाहिद के इसरार पर वो चुप रह गई। क्या कहती कि उन चूड़ियों को देखकर उसे अपनी तिश्ना ख्वाहिश याद आ गई थी। इसी बाइस तो वो उन चूड़ियों को लेने पर तामुल कर रही थी, मगर नाहिद ने पैसे अदा करके चूड़ियाँ उसे थमा दी। पहली सहरी थी। मामूल से पहले उठने के बावजूद भी वो कुछ बौखलाई हुई थी। वो तो नाहिद उसकी मदद को आ गई थी। उसे कुछ तक़वियत हुई। वक्त ज़्यादा नहीं है सहरी में, अपने चचा जान और सिहाम को बुला लाओ। नाहिद सिवैयाँ भूनते हुए बोली तो वो सर हिलाकर हुक्म की तामील को चल दी। यकीनन हिटलर ने तुम्हें हमारे सरों पर ढोल बजाने के लिए भेजा होगा, लेकिन देखो हम पहले ही उठ गए। हमाद साहब उसे राहदारी में ही मिल गए थे। उनका रुख किचन से मुल्क डाइनिंग हॉल की तरफ था। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। चचा जान वो सिहाम, वो उसके कमरे में जाना नहीं चाह रही थी, तभी उसने मदद के लिए उन्हें कहना चाहा कि वो उसे जगा दे। हाँ हाँ, वो अपने कमरे में होगा, जगा दो, मैं ज़रा तुम्हारी चची जान की खबरगिरी तो कर लूँ। हमाद साहब तेज़ी से आगे बढ़ गए तो वो लंबी सांस लेकर उसके कमरे की तरफ आ गई। दरवाज़ा खुला है। पहली दस्तक पे ही आवाज़ आई थी। वो उस वक्त जाग रहा था। वो हैरान होती लॉक घुमाकर दरवाज़ा वाह कर गई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन लैपटॉप ऑन था, जिसकी वजह से बेड पे ख्वाबनाक माहौल था। सिहाम अलवी हैंड्स फ्री कानों में लगाए नीम दराज था। समीन है? गालिबन वो फ़ोन पे बिजी था और दूसरी तरफ से दस्तक पे पूछा गया था, तभी वो बता रहा था। समीन अपना नाम सुनकर एकदम से सिमट गई। सिहाम अलवी की नज़रें उसी पर जमी थी। सहरी का वक्त हो गया है, चची जान ने कहा है आपको बुला लाऊं। उसने आने का मकसद गोश गुजार किया। आ रहा हूँ, उसने जवाब दिया तो समीन दरवाजे से पलटने लगी। स्वीटी मैं आ रहा हूँ ना, सहरी और नमाज के बाद बात करेंगे, कब से जाने ही नहीं दे रही तुम। दरवाज़ा बंद करते समीन की समात ने सिहाम अलवी के मोहब्बत भरे जुमले और फूल बिखेरते लफ्ज़ सुने तो उसकी आंखों में जलन होने लगी। तो उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। दूसरी तरफ यकीनन समर थी। खुद को संभालने और सबका सामना करने की हिम्मत करने में उसे कुछ लम्हे लगे थे। क्या हुआ, सिहाम नहीं आया? नाहिद उसे अकेले आते देखकर पूछने लगी। आ रहे हैं। वो तेज़ी से फ्रिज की तरफ बढ़ गई थी। नाहिद ने उसकी पुश्त को बेसाख्ता देखा था। वक्त कम है, कहाँ रह गया ये लड़का? जब सुकून से सहरी ना हो सके तो फ़ायदा हमें किचन में इतनी मेहनत करने का। नाहिद के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। उन्होंने बेसाख्ता अपना सेलफोन उठाया। आ जाएगा, तुम तो शुरू करो। हमाद साहब प्लेट में चीज़ें निकालने लगे। समीन भी पानी की बोतल मेज़ पर रखकर बैठ गई। उसी लम्हे सिहाम अलवी हॉल में दाखिल हुआ। पहली सहरी मुबारक। तुम्हें भी, हमाद साहब ने ही जवाब दिया था। समीन तो कुछ कहने के काबिल नहीं थी। नाहिद उसे बगौर देख रही थी। ये इस पहर फ़ोन पे तुम किससे बात कर रहे थे? नाहिद के अचानक कहने पर हमाद साहब के साथ वो भी चौंक गया। उसकी गुस्सेली नज़र बेसाख्ता समीन पर पड़ी थी। उस बेचारी ने तो कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने अभी तुम्हें बुलाने के लिए कॉल की तो पैगाम मिला आपका मतलूबा सारिफ दूसरी लाइन पर मसरूफ़ है। नाहिद ने उसकी निगाह को देखते समीन की पोजीशन क्लियर करने के साथ उसे जता भी दिया। उससे कोई बात न बन पड़ी। कोई दोस्त होगा, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? सहरी करो, सब टाइम कम है। हमाद साहब ने माहौल की गंभीरता को महसूस किया तो बेसाख्ता बोल उठे। सब अपनी अपनी जगह सोचों में गुम सहरी करने लगे। सिहाम अलवी की खामोशी समीन को बहुत चुभी थी। हमाद, मुझे सिहाम के अंदाज बदले बदले लग रहे हैं। नमाज असर के बाद नाहिद लाउंज में आकर बैठ गई। समीन किचन में अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। हमाद और सिहाम अलवी भी रमज़ान टाइमिंग के मुताबिक ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। दोनों असर के लिए मस्जिद को गए थे। उन दोनों ने भी नमाज असर अदा की थी। फिर समीन तो किचन में इफ्तारी की तैयारी में लग गई। हमाद साहब मस्जिद से लौटे तो नाहिद के पास ही लाउंज में बैठ गए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। जब नाहिद ने फिक्रमंदी से बेसाख्ता कहा, क्या मतलब, कैसे अंदाज? हमाद साहब चौंक गए। मुझे लग रहा है सिहाम किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। नाहिद ने कहते के साथ कल समर से सरे राह हुई मुलाकात का भी तस्करा कर दिया। सब सुनकर हमाद साहब भी सोच में पड़ गए। कल से नाहिद मुतफक्किर थी। उन्होंने समीन को हमेशा सिहाम की दुल्हन के रूप में देखा था, लेकिन कल समर से मिलकर फिर सहरी के वक्त सिहाम का नंबर मसरूफ़ देखकर उनकी छठी हिस्स जाग गई थी। किचन से आती समीन अपना नाम सुनकर चौंक कर चुप खड़ी रह गई। वो पूछने आई थी कि पकौड़ों में हरी मिर्चें ज़्यादा डालें या कम। सब भूल भाल गई। उसी दम सिहाम अलवी भी लौटा था। समीन की पुश्त को देखकर उसने कान नाहिद की बातों पर लगा दिए थे। सब सुनकर वो भी एक सानिए को बुत बन गया था।
उसने बेसाख्ता समीन को देखा था। समीन की नज़र भी एक सानिया को उससे मिली। तुम्हारी तशवीश भी अपनी जगह बजा है, लेकिन उसका बेहतर जवाब तो सिहाम अलवी ही दे सकता है। मेरा ख्याल है अब हमें बच्चों से बात कर लेनी चाहिए। समीन के पेपर्स भी ख़त्म हो गए हैं, ईद पे दोनों की मंगनी रख लेते हैं। हमाद साहब कह रहे थे। सिहाम अलवी ने उन दोनों की तरफ पेश कदमी कर दी थी। नाहिद और हमाद साहब ने चौंक कर दोनों को देखा। दोनों ने यकीनन उनकी बातें सुन ली थी। मैं समीन से शादी नहीं करूँगा, सोफे पर बैठे हुए सिहाम अलवी ने दो टोक लहजे में कहा था। नाहिद और हमाद साहब जहाँ उसके बेलचक अंदाज पर ठिठक गए थे, वहीं अपनी बेइज्जती पर समीन से मज़ीद खड़ा रहना दो भर हो गया। वो पलटकर किचन की तरफ चली गई। लाउंज में क्या बातें हो रही थी उसे खबर नहीं थी। सिहाम अलवी उसकी मज़ीद किन लफ्ज़ों में बेइज्जती कर रहा था वो जानना नहीं चाहती थी। वो अपने काम में ध्यान लगाने की बार बार कोशिश कर रही थी। उसे खबर थी सिहाम अलवी को वो कभी अच्छी नहीं लगी थी। वो उसके तंज़ और नश्तरों की जद में रहती थी, मगर इसके बावजूद वो पूरे करोफर से उसके दिल का मकीन बन बैठा था। जिस जोश व खरोश से उसने रमज़ान की तैयारियां शुरू की थी, अब उतनी ही बेदिली से वो अमूर अंजाम दे रही थी। अफ्तारी में सब अपनी अपनी सोचों में गुम बैठे थे। समीन ने नाहिद और हमाद चेहरे पर गंभीर खामोशी देखकर उसमें कुछ पूछने की हिम्मत ही न रह सकी। वो खुद को चोर महसूस कर रही थी, इसलिए अजान होते ही खजूर मुंह में रखते नमाज के लिए उठ खड़ी हुई। किसी ने उसे रोका ही नहीं था। नमाज के बाद मेज़ समेटने के ख्याल से आई तो उसे हैरानी हुई। सारी अफ्तारी जूं की तूं पड़ी थी, गोया किसी ने भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था। उसका दिल मज़ीद बोझल हो गया था। मांगने वाले की सदा आने लगी तो उसने तमाम चीज़ें पैक करके उसे थमा दी। नमाज के बाद मस्जिद से लौटकर जब सिहाम और हमाद साहब भी अपने कमरों में चले गए तो उसे मज़ीद अजीब लगा। नाहिद तो कमरे से निकली ही नहीं थी। उसने खुद को कंपोज किया। वो रोनी सूरत बनाकर सिहाम अलवी को ये कभी नहीं जताना चाहती कि वो अरसे से उसके इश्क में मर रही है, और अब जबकि उसने रिजेक्ट कर दिया है तो वो टूट गई है। फ़कत 1 मिनट लगा था उसे खुद को मजबूत बनाने में। अगले ही लम्हे उसने सारी जोरंजी, उदासी, बेदिली को साइड पर रख दिया था। वो रात का खाना पहले ही तैयार कर चुकी थी। सलाद और रायता बनाकर उसने बड़े एहतमाम से खाना लगाया था। नाहिद को उसकी फ़िक्र थी, तभी वो चली आई थी, मगर उसे नॉर्मल देखकर उन्हें बेहद हैरानी हुई थी। मैं आपको बुलाने ही आ रही थी चची जान, आए खाना खा लें। चचा जान और सिहाम को भी बुला लें, इशा की अजान होने वाली है। हमाद साहब और सिहाम भी चले आए तो खाना शुरू हो गया। ममा, आप समर के घर कब जाएंगी? उसकी फैमिली से रिश्ते की बात करने। सिहाम अलवी ने एक नज़र उस पर डाली थी, फिर नाहिद पर नज़र जमा दी। एक उसी लम्हे उसका इम्तिहान था जिसमें उसे सुरखरू होना था। उसने खुद पे कंट्रोल किया और मामूल की तरह चमचा भरकर यखनी पुलाव बमुश्किल निगलने लगी। हमाद साहब भी खामोशी से नाहिद को देख रहे थे, जिनके चेहरे पर गुस्सा नमूदार होने लगा था। मैंने कह दिया कि मुझे वो लड़की ज़रा पसंद नहीं आई, और बहू के रूप में तो कभी उसे कबूल नहीं कर सकती। नाहिद ने दो टोक लहजे में कहा। तुम्हारी शादी समीन से होगी बस। उनके हतमी अंदाज पर सिहाम अलवी ने खा जाने वाली निगाह उस पर डाली। जब सिहाम की दिलचस्पी समीन में नहीं तो तुम क्यों जिद कर रही हो? ऐसी शादी का क्या फ़ायदा जिसमें समीन खुशी ना रह सके? हमाद साहब समझदारी से कहते नाहिद को जिद से बाज रखने की सही करने लगे। आपने उस लड़की को देखा नहीं, इसलिए कह रहे हैं। मुझे उस लड़की के रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे। वो घर बसाने वालों में से नहीं है। नाहिद ने साफ लफ्ज़ों में उसे इनकार की वजह बता दी। अगर आप सिर्फ इस जिद में समर को रिजेक्ट कर रही हैं कि मैं आपकी समीन के लिए मान लूँगा, तो ये आपकी भूल है। वो चिराग पा हो गया। समीन ने हाथ में पकड़ा चमचा बेसाख्ता प्लेट में रख दिया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर सिहाम अलवी, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, आपकी राय, लेकिन मुझसे भी तो पूछ लेते कि क्या मैं आपसे शादी करने को मर रही हूँ? समीन के अचानक तेज़ लहजे में उसका नाम लेकर मुखातिब करने पर सभी ठिठक कर उसे देखने लगे थे। चची जान की मोहब्बत है जो उन्होंने आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अगर चची जान ने मुझसे पहले पूछा होता तो मैं आपसे पहले इनकार कर देती। मैं आपकी इमेज पर पूरी नहीं उतरती तो इसी तरह आप मेरे आइडियल पे। मैंने आपकी जली कटी हमेशा चची और चचा जान की मोहब्बत में बर्दाश्त की है, लेकिन अब मैं आपको मज़ीद इजाज़त नहीं दूंगी कि आप मुझे जलील करें। आपने जिससे शादी करनी है करें, मुझे आप में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं। वो बेहद गुस्से और तल्ख लहजे में उसकी आंखों में आंखें डाले नापसंदीदगी का इजहार कर रही थी। वो शॉक्ड की कैफियत में आंखें उसके गुस्से को महसूस कर रहा था। समीन अनवर, जो उसके सामने कभी ऊंची आवाज़ में बोलती नहीं थी, आज उसे उसकी औकात याद दिला रही थी। मैं आपकी और चचा जान की मोहब्बत में जान दे सकती हूँ चची जान, लेकिन अपने मकरूर बेटे के सामने मुझे 2 कौड़ी का ना करें। समीन अनवर इतनी अर्जा नहीं कि समर जैसा टेस्ट रखने वाले उसे रिजेक्ट करें।
नाहिद और हम्माद साहब की तरफ लजाजत से देखकर कहती, आखिर में उसकी इस्तेहज़ाइया नज़र सिहाम अलवी पर आ रुकी थी। वो जैसे सदमे से मर जाने की पोजीशन में था। ज़बान संभाल कर बात करो। सिहाम अलवी को उसकी बातें और नज़रें चिराग पा करने के लिए काफ़ी थी। आप भी, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। वो लब भींच गया। नाहिद और हम्माद साहब खामोश तमाशाई बने दोनों को झगड़ते हुए देख रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था। चची जान, मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत में अब तक चुप थी। मैंने आपको कभी माँ कहा नहीं, लेकिन समझा ज़रूर है। आपका हर फैसला आंखें बंद करके मान लूँगी। आप मेरी शादी किसी काले चोर से कर दें, मैं उफ नहीं करूँगी, मगर सिहाम अलवी से कभी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। वो हुर्फ हुर्फ पर जोर देकर उठ खड़ी हुई थी। माहौल में जैसे एकदम से सन्नाटा छा गया था। हम्माद, कल समर के घर चलने की तैयारी करें और साथ ही हमारे लिए अलग घर का इंतज़ाम भी। मैं किसी नापसंदीदा बहू और नाफरमान बेटे के साथ नहीं रहूँगी। नाहिद के अचानक फैसले पर जहाँ वो खड़ी की खड़ी रह गई थी, वहीं हम्माद साहब भी चौंक गए थे। आप भतीजे की मोहब्बत पर बेटे को कुर्बान कर रही हैं। सिहाम अलवी फट पड़ा। नाफरमान और नाआकिबत अंदेश बेटे को तस्हीह कर लो, नाहिद ने तल्ख लहजे में कहा तो वो लब भींच कर रह गया। समीन हॉल से निकल गई। तुमने समीन जैसी हीरा लड़की को ठुकराकर जिस लड़की का इंतखाब किया है, अगर वो तुम्हें ज़रा भी समर देगी तो समझ लेना तुम्हारी माँ बेवकूफ़ औरत थी। तुमने समीन को ठुकराकर मेरी परवरिश को कटहरे में ला खड़ा किया। मैं तुम्हें उसके लिए बेहतरीन लड़का ढूंढ कर दिखाऊंगी, जिसे हीरे की पहचान होगी। समीन के कानों तक भी नाहिद के जुमले आ रहे थे, लेकिन वो खुद को नॉर्मल पोज करते सबके लिए चाय बनाने लगी थी। अपनी अर्जा हस्ती पे रोना आ रहा था। सिहाम अलवी ने उसकी ज़ात को जिस तरह दो कौड़ी का समझकर उसे धुतकारा था, उस पे उसकी अना बिलबिला गई थी। अना की जंग में हम जीत तो गए, लेकिन फिर उसके बाद बहुत देर तक निढाल रहे। और हम्माद साहब बेदिली से समर के यहाँ जाने को तैयार हो गए थे। मिठाई और फ्रूट्स के टोकरे सिहाम अलवी ने पहले ही तैयार करवा कर गाड़ी में रखवा लिए थे। अरे रुके तो, मुझे लिए बिना जा रहे हैं आप लोग? वो तीनों निकल ही रहे थे जब सीढ़ियाँ उतरती समीन की आवाज़ उन्हें रुकने पर मजबूर कर गई। वाइट सूट पर बड़ा सा दुपट्टा लिए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ तय कर रही थी। तुम भी चल रही हो बेटा? हम्माद साहब को जैसे झटका लगा। क्यों चचा जान, मैं इस घर की फ़र्द नहीं? पहले कब इस घर के किसी मामले से अलग रखा गया है जो अब रहूं? वो करीब आकर मुस्कुरा रही थी। उसने सिर्फ लाइनर और नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाई थी। आम दिनों में भी उसकी यही तैयारी होती थी। इस वक्त भी वो हसीन लग रही थी। सिहाम अलवी ने उसके मुस्कुराते चेहरे को एक नज़र देखा, फिर सबसे आगे निकल गया। देख रहे हो आप इसके तेवर? नाहिद ने हम्माद साहब से भी जैसे गिला किया। उनकी नज़रें सिहाम अलवी की पुश्त पर थी जो दूर जा रहा था। भूल जाओ सब और बच्चों की खुशी में खुश रहो। हम्माद साहब ने उन्हें जज्बाती होने से रोका। इतना गुस्सा ना करें चची जान। समीन ने भी मुस्कुराते हुए उनके हाथ अपने हाथ में लिए और उन्हें लेकर आगे बढ़ गई। समर के घर उनका कोई ख़ास इस्तकबाल नहीं हुआ था। समर की माँ समर जैसी ही थी। शादीशुदा बहनें मौजूद नहीं थी। एक छोटा भाई और वालिद उनके इस्तकबाल को मौजूद थे। नाहिद को समर पहले ही पसंद नहीं आई थी। समर और उसकी फैमिली से मिलकर हम्माद साहब भी चुप से हो गए थे। उन्हें नाहिद का शोर करना समझ में आ गया था, मगर बेटे की मर्जी थी तो चुप होना पड़ा। समर नाहिद हम्माद साहब से बज़ाहिर बड़ी तमीज़ और लगावट से मिली, मगर उसके अंदाज में मसनूईपन साफ नज़र आ रहा था। समीन को उसने हाथ मिलाने के काबिल भी नहीं गर्दाना। ये समीन है, मेरी बेटी, और इसकी अहमियत से हमारे घर में किसी को इनकार नहीं। नाहिद ने समर को साफ लफ्ज़ों में जता दिया तो वो जी में भूल गई। कहती बादलों खास्ता समीन से हाथ मिला गई। सबके उठने से पहले मंगनी और निकाह की तारीख तय हो गई। संडे को मंगनी की रस्म और ईद के दिन निकाह तय हुआ था। सब कुछ सिहाम अलवी और समर ने तय कर लिया था। नाहिद तो क्या एतराज़ करती, उन्होंने भी इंदिया दे दिया था। तुम्हारी मम्मा ने समीन को कुछ ज़्यादा सर चढ़ा रखा है। सिहाम, मैं बता रही हूँ, मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। हाथ मिलाना क्या भूल गई? तुम्हारी माँ ने मुझे जलील कर दिया, और वो भी उस लड़की के लिए जिसकी शादी वो तुमसे करवाना चाह रही थी। मुझे तो उस मीसनी की शक्ल से चिढ़ होने लगी है। समर रात को कॉल पर सिहाम अलवी को अपने ख्यालात से आगाह कर रही थी। मम्मा को बहुत मोहब्बत है अपनी भतीजी से। डोंट वरी अबाउट इट। उसकी भी शादी हो जाएगी किसी न किसी से। तुम्हें उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। सिहाम अलवी उसे समझा रहा था, लेकिन समर का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। तुम्हारी मम्मा को मैं पसंद नहीं, वो तो सब कुछ बेदिली से लाई। इतने कम फ्रूट्स, इतनी सी मिठाई, भला रिश्ता ऐसे तय होता है? हमारे यहाँ तो तमाम फैमिली मेम्बर्स के जोड़े और गोल्ड की चीज़ें भी आती हैं। मेरी बहनों ने जब पूछा कि क्या आया ससुराल से, तो यकीन करो
मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई जब वो मुझ पर हंस रही थी। समर का लहजा दुखी हो गया। तो तुमने मुझे पहले बताना था ना कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या चलता है। मैंने तो अपने तौर पर किया। सिहाम अलवी को उसकी सुबकी पर अफसोस हुआ। अब आगे से बता दूंगी। कि अगर सब अच्छा होगा तो मेरे घर में तुम्हारी ही वाह वाह होगी। समर बेहद शातिर अंदाज में उसे ट्रैप कर रही थी और सिहाम अलवी हाँ में हाँ मिला रहा था। मंगनी में चंद दिन ही रह गए थे। हम्माद साहब के समझाने पे नाहिद बेदिली से ही सही लेकिन तैयारी करने लगी थी। मंगनी का जोड़ा उन्होंने समीन के साथ जाकर पसंद किया था, जो सिहाम और हम्माद को भी बेहद पसंद आया था कि चॉइस तो उन दोनों की ही लाजवाब होती थी। शुक्र है बेगम, तुमने दिल से कदूरत निकाल कर बहू के लिए बेहतरीन चीज़ पसंद की। हम्माद साहब बेसाख्ता सराहा गए। नाहिद फीकी सी हंसी हंसी। बुरा तो कभी किसी के लिए नहीं सोचा और सिहाम तो अपनी औलाद है। बहुत अरमान थे उसकी शादी के, लेकिन उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। हम्माद साहब उनका दर्द महसूस कर रहे थे। एक माँ को शिकस्त हो गई थी, एक बेटे ने माँ के दिल को ठेस पहुँचाई थी। अगर बच्चे अच्छी चीज़ का इंतखाब करते हैं ना हम्माद साहब, तो माँ को बेहद खुशी होती है। वो अपनी पसंद भूल जाती है। लेकिन जब बच्चा जानबूझकर फजूल चीज़ का इंतखाब करे तो माँ का दिल टूट जाता है, इस ख्याल से कि ये चीज़ मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगी। वो अपनी बात रद्द होने पर नहीं, बच्चे के टूटने के ख्याल से बिखर जाती है। वो नम आवाज़ में अपने महसूसात बयान कर रही थी। हम्माद साहब को भी एतराफ़ था कि नाहिद की कभी गलत सोच नहीं रही। वो भी उनसे मुत्तफ़िक़ थे। लेकिन बच्चे ने अपनी ज़िद कर ली तो क्या हुआ? तुम समीन पे अपने सारे अरमान पूरे कर लेना, वो भी तो हमारी बच्ची है। हम्माद साहब ने बहलाया तो वो मुस्कुरा दी। हाँ माशाल्लाह, बड़ी साबिर बच्ची है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे उससे इतनी मोहब्बत क्यों है। अल्लाह को पता था मेरी सगी औलाद मुझे तकलीफ़ देगी, तभी अल्लाह ने आपकी भतीजे की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। नाहिद बरमला एतराफ़ कर रही थी और सब कुछ सुनता सिहाम अलवी साइड से गुजर गया। ये इतना बकवास ड्रेस पसंद किया है तुम्हारी माँ और तुम्हारी सो कॉल्ड कज़िन ने मेरे लिए। समर की चीख और सदमे से मुशाबह आवाज़ निकली थी। जुमले के इख्तिताम पर समर ने बेहद हसीन जोड़ा गोला बनाकर सिहाम अलवी के मुंह पर मार दिया था। समर, उसकी हद दर्जा बदतमीज़ी पर वो एक लम्हे को हक्का बक्का रह गया। नाहिद ने उससे बोलचाल बंद कर रखी थी, सिर्फ काम की बातें कर रही थी। सुबह ही उन्होंने कहा था कि वो समर को ड्रेस दिखाकर फिटिंग चेक करवा ले ताकि पहनते वक्त कोई दिक्कत ना हो। इसी बायस ऑफिस से वापसी पर वो समर की तरफ चला गया था। समर की शादीशुदा बहनें उनके मियाँ भी आए हुए थे। रमज़ान होने के बावजूद वो सब लंच करने में बिजी थे। सिहाम अलवी को ये सब देखकर बेहद अजीब सा लगा। उसे याद था वो शुरू से भूख का कच्चा था। एक बार उसने नाहिद को साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो रोज़ा नहीं रख सकता। नाहिद ने समझाया था मगर उसकी ना हाँ में नहीं बदली। सहरी का वक्त गुजर गया, उसने रोज़ा ना रखा। सुबह उठकर जब उसने नाश्ते के लिए किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढा तो उसे दूध का पैकेट तक फ्रिज में ना मिला। नाहिद ने फ्रिज लॉक करके चाबी अपने पास रखी हुई थी। खाने पीने की तमाम चीज़ों पर लॉक लगा हुआ था। नाचार उसे सारा दिन भूखा रहना पड़ा था। इफ्तार के वक्त ही खाने को मिला तो हम्माद साहब ने जता दिया कि बेटा, इससे बेहतर है रोज़े रखने की आदत डाल लो ताकि सवाब भी मिल जाए। वो चुप हो गया। उसे नाहिद की खामोश कारकर्दगी की समझ आ गई थी। अगर जो वो डांटती डपटती तो शायद वो बागी हो जाता, मगर उन्होंने खामोशी से जता दिया था कि वो रोज़ा भले ना रखे, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। तब से उसकी रोज़ा रखने की आदत बन चुकी थी। लेकिन यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक को दस्तरखान पे देखकर उसे अजीब लगा था। खुद समर का चेहरा चुगली खा रहा था कि वो खा पी कर बैठी है। सभी उसे जिस तरह इश्तियाक से देख रहे थे, उसे इससे भी उलझन हो रही थी। वो जल्द अज जल्द ड्रेस चेक करवा के निकलना चाह रहा था, लेकिन समर ने ड्रेस देखते ही जैसा रिएक्ट किया था उस पर उसके होश उड़ गए। उसने लाउंज में बैठे लोगों की तरफ देखा। उन सब की नज़रें भी उनकी तरफ जमी हुई थी और लबों पर मुस्कुराहट थी। गालिबन सिहाम अलवी की हालत से हिज़ उठाया जा रहा था। जब तुमने बताया तुम्हारी माँ और कज़िन मेरे लिए शॉपिंग करने गई हैं, मैं तभी समझ गई थी कुछ फजूल ही आएगा मेरे लिए। मैं नापसंदीदा जो हूँ। समर चहको पहको रोने लगी। सिहाम अलवी जो उसके अंदाज पर गुस्से में आ गया था, उसके रोने पर कुछ नरम पड़ने लगा। क्या ये मुमकिन नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ जाकर ड्रेस लेती? वो आंखों में आंसू भरकर पूछ रही थी। सिहाम अलवी को उसकी डिमांड में कोई झोल न लगा। अब मैं अनचाही हूँ तुम्हारी माँ की, तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मेरी ख्वाहिश नहीं कि मैं अपनी मंगनी पर खूबसूरत लगूँ? मंगनी में भले सिर्फ घर के लोग हों, लेकिन फ्रेंड को तस्वीरें तो व्हाट्सएप करूँगी ना। क्या कहेंगी सब? कैसी थर्ड क्लास चॉइस है मेरे फियांसे की।
वो इस महारत से लफ्ज़ों से खेल रही थी कि सिहाम अलवी जैसा बंदा भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तुम तैयार रहना, इफ्तार के बाद मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। खुद चलकर अपनी पसंद से ड्रेस ले लेना। हैं? सच? तुम नाराज़ तो नहीं हो गए? रहने दो, मैं यही पहन लूँगी। तुम्हारी माँ और कज़िन को बुरा लगेगा, वो मेरे ख़िलाफ़ तुम्हें और बातें सुनाएंगी। मैं अनचाही जो हूँ। समर की अदाकारी देखने से ताल्लुक़ रखती थी तो मलाइका पे अश अश करने को दिल चाह रहा था। कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। टाइम पे तैयार रहना। सिहाम अलवी उठ खड़ा हुआ। सिमी, कुछ ज़्यादा ही कर दिया तुमने। सिहाम अलवी के जाने के बाद उसकी बहन ने उसे सरजनिश की। हाँ, मुझे भी एहसास हो गया था, तभी तो आंसू बहाने पड़े। समर ने भी अपनी अदाकारी पे खुद की पीठ थपथपाई। बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है। हम सब तो सिहाम को देखती ही रह गई। दूसरी बहन भी सराहने लगी। तुम सबके टिटपुंजे मियाँ को देखकर ही सबक लिया है, इसलिए जब अचानक सिहाम नज़र आया तो मुझे भी उसे घेरने का ख्याल आ गया। थोड़ी सी लगावट से देख कैसे दाम में आ गया कि माँ से टक्कर लेकर मुझसे शादी कर रहा है। समर शान तफाखुर से गर्दन अकड़ाए बैठी थी। ये तो वाकई कमाल कर दिया तुमने। खैर, तुम मर्दों को रिझाने में सानी नहीं रखती। उनकी गुफ्तगू का अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो किस तबीयत की थी। हाँ, काफ़ी से दोस्ती रही, घूमना फिरना रहा, लेकिन सिहाम जैसी हाँ, काफ़ी से दोस्ती रही, घूमना फिरना भी रहा, लेकिन सिहाम जैसी मोटी असामी के लिए सबको साइड कर दिया। वो बासित तो पागल निकला, जान ही नहीं छोड़ रहा था। ये तो नंबर ब्लॉक करना पड़ा उसका। वो अपने नाम निहाद आशिक से बेजारी का इजहार कर रही थी। वैसे ड्रेस तो बहुत हसीन है, तुमने मना क्यों किया पहनने से? उसकी बहन जानना चाह रही थी। उसकी माँ और कज़िन के लाए ड्रेस की तारीफ़ करके पहन लेती। अच्छी भी लगती तो उसकी माँ और कज़िन उसकी नज़र में और महान हो जाती। अभी तो उसके दिल में ये होगा कि चूँकि मैं उसकी माँ की नापसंदीदा हूँ, इसलिए वो मेरे लिए अच्छी चीज़ पसंद कर कर नहीं लाई। उसका दिल माँ और कज़िन से ख़राब होगा और मेरी धाक बैठेगी। अंग्रेज़ों का फॉर्मूला है, तोड़ो और हुकूमत करो। समर टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गई। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है। बहन दाद देकर रह गई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ड्रेस की फिटिंग ठीक है? इफ्तार के बाद समीन सबके लिए चाय ले आई तो नाहिद सिहाम अलवी से इस्तफसार कर रही थी। वो मेज़ पर ट्रे रखे। समर को ड्रेस पसंद नहीं आया, मैं अभी उसे दूसरा ड्रेस दिलवाने ले जा रहा हूँ। वो अपनी पसंद से ले आए तो अच्छा है। सिहाम अलवी एक लम्हे को चुप रह गया था, लेकिन नाहिद जवाब जानना चाह रही थी, तभी उसे सच बताना पड़ा। जिस माँ से वो हर वक्त हर बात पर मज़ाहिया जुमलों का तबादला करता रहता था, अब उन्हीं के आगे सोच सोच कर बोलना पड़ रहा था। उसकी बात पे एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। नाहिद चंद लम्हे कुछ बोल ही ना सकी। समीन भी खामोशी से सबके कप में चीनी मिक्स करने लगी। जैसा तुम दोनों को मुनासिब लगे। वो ड्रेस वापस कर दूंगी। नाहिद को दुख तो हुआ था, मगर उन्होंने अपना लहजा नॉर्मल रखा हुआ था। फिर उनका रुख हमाद साहब की तरफ हो गया। हमाद, आजकल में ज़रा एक गाड़ी तो शोरूम से निकलवा लें, पुरानी को रिप्लेस कर देंगे। मुझे और समीन को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे अभी हमें भी शॉपिंग के लिए निकलना था। समीन ने सबसे पहले हमाद को चाय थमाई थी, फिर नाहिद को। चाय का मग थामते हुए नाहिद ने हमाद साहब से कहा और वो एक लम्हे को पुरसोच अंदाज में घिर गए। कैसी बातें कर रही हैं ममा? क्यों खैरियत जता रही हैं? मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा। अब समीन ने चाय सिहाम अलवी को थमाई। मग लेते सिहाम अलवी ने भी उस पर एक सरसरी निगाह डाली। लेकिन अभी तो तुम्हें समर को शॉपिंग पे ले जाना है, नाहिद ने याद दिलवाया। वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा, फिर उसे शॉपिंग करवा दूंगा। उसके कहने पर हमाद साहब भी मुत्तफिक हो गए। ऐसा ही कर लो नाहिद, सिहाम ठीक कह रहा है। बेहतर, लेकिन एक गाड़ी की ज़रूरत है। हम कब तक इसके मोहताज रहेंगे? कल को उसकी भी अपनी ज़िंदगी होगी। ये हमारी वजह से डिस्टर्ब होता रहेगा तो ना इसे अच्छा लगेगा और ना ही इसकी बीवी को। नाहिद ने समझदारी से सारा मामला सामने रखा था, जिससे इत्तेफाक तो सबको था। इसके बावजूद सिहाम अलवी खुफकी से समीन अनवर को देखने लगा। उसके ख्याल में ये आग उसी की लगाई हुई थी। ममा, आप गैरियत बरत रही हैं। मैं आपका सगा बेटा हूँ। दरे पर्दा वो भी भतीजी और बेटे का फ़र्क वाजे कर गया। इस सारी गुफ्तगू को सुनती वो अपना मग लेकर सोफे पर बैठ गई। वो नाहिद से गिला कर रहा था। जब तुम्हारी माँ के लाए ड्रेस तुम्हारी होने वाली बीवी को पसंद नहीं आए, तो तुम्हारे साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट उसे कैसे पसंद आएगी? तुम्हें हमारा पाबंद देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। नाहिद ने दानाई से उसे आईना दिखाया। अगर समर की जगह इस वक्त समीन आपकी बहू बन रही होती, तब भी आप ये सभी बोलती। वो जल गया।
इस सारे किस्से में अपना नाम सुनकर समीन के चेहरे पर दबा दबा गुस्सा झलकने लगा। घर तोड़ने और घर जोड़ने वाली में फ़र्क होता है बेटा। नाहिद की इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट ने उसे लब भींच लेने पर मजबूर कर दिया। शायद लोग ठीक ही कहते हैं, बेटे की पसंद माँ को कभी कबूल नहीं होती, ख़्वाह वो परी जैसी और फरिश्ता सिर्फ थी क्यों ना हो। वो नाहिद के अंदाज पर झुंझला रहा था। औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे खरे और खोटे की पहचान है, और ये तज्ज़िया किसी हद तक आ तो रहा है सामने। तुम्हारे लबो लहजे से जिस तरह बगावत की बू आ रही है, ये इस तब्दीली की मरहून मिन्नत है जो तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, जो तुम्हें माँ पर भी उंगली उठाने पर उकसा रही है। मैं तभी तो नहीं चाहती थी कि मुक़द्दस रिश्तों का तज़ादुम हो, तभी तो दानाई से चलना चाह रही हूँ। नाहिद बेहद संजीदगी से गोया थी। सिहाम अलवी एक लम्हे को लाजवाब हो गया। उसे भी महसूस हो रहा था कि उसके लहजे और सोचों में फैमिली के लिए कड़वाहट आने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। मैं जल्द ही शोरूम से कार निकलवाने की तैयारी करता हूँ, अभी तुम लोग तैयार हो जाओ, सिहाम के साथ चली जाओ। हमाद साहब ने जब देखा कि मौजू फिर तलखी की जानिब गामजन है तो उन्होंने जल्दी से कहा। नाहिद खामोशी से चाय पीने लगी। सिहाम अलवी की उचटती निगाह सुबह का अखबार पढ़ती समीन पर पड़ गई, जो उसकी और उसकी माँ के बीच दरार की वजह बन गई थी। अगर ये ना होती तो शायद नाहिद कभी समर के लिए इंतहा पसंद ना होती। वो तलखी से सोच कर रह गया। हेलो स्वीट हार्ट। समर लचकती मटकती अपने दरवाजे से निकली थी और दिलफरेब अंदाज में फ्रंट सीट पर बैठे उसके करीब होने की कोशिश की। सिहाम अलवी उसके जीन्स और टॉप पे ही उलझन महसूस कर रहा था। कुछ जाके उसका इतना लुभाने वाला अंदाज देखकर सरपटा सा गया। पीछे बैठी समीन तो विंडो से बाहर देखने लगी, जबकि नाहिद की नज़र बारीकी से उसकी बेतकल्लुफ़ी पे थी। उसकी नज़र अभी पिछली नशिस्त पर नहीं पड़ी थी और सिहाम अलवी को उसे इन्फॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला था। वो आते ही शुरू हो गई थी। शायद आजकल के लड़कों को ऐसी ही बेहयाई अट्रैक्ट करती है, यही चीज़ें फैसिनेट करती हैं, तभी तो समीन जैसी अच्छी लड़की उनके दिलो दिमाग पर घर नहीं कर पाती। नाहिद ने लंबी सांस लेकर एक नज़र समीन पर डाली, जो चेहरे पर मासूमियत और हया लिए खिड़की से बाहर नज़र जमाकर खुद को मसरूफ़ जाहिर कर रही थी। मूड क्यों ऑफ है जानू? समर का चुप रहना शायद बहुत मुश्किल था। उसने सिहाम अलवी का हाथ थामना चाहा था, तभी उसका इरादा भांपकर उसने गियर पर से हाथ हटा लिया। ममा को सलाम करो। सिहाम अलवी को उसे एहसास दिलवाना ही पड़ा। समर बुरी तरह चौंक कर बेसाख्ता गर्दन घुमाकर उन्हें देखने लगी। बिलाशुबा वो बाकमाल अदाकारा थी, मगर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे अपनी बेहयाई के लिए शर्मिंदगी की बजाय जो गुस्सा नमूदार हुआ, वो सिहाम अलवी से भी मख्फी ना रह सका। तुमने मुझे इन्फॉर्म तो करना था। सलाम दुआ को भूलकर वो सिहाम अलवी की क्लास ले रही थी। नाहिद की जताती नज़रें सिहाम अलवी पर थी, जैसे कह रही हो, देखा, कहा था ना। क्या हम साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं? समर नाहिद और समीन को खातिर में लाए बिना सिहाम से ही सवाल जवाब कर रही थी। सिहाम हमें ड्रॉप कर देगा, फिर तुम दोनों आराम से शॉपिंग कर लेना। मैंने मना भी किया था सिहाम को, लेकिन इसकी ज़िद थी। नाहिद को सुबकी महसूस हो रही थी, उसका अंदाज खुल रहा था। अरे नहीं, साथ में शॉपिंग कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मगर यू नो आंटी, कपल्स की ख्वाहिश होती है ना कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करने की। समर बेहयाई से मीठे लहजों में बज़ाहिर मुस्कुराकर जता गई कि उन्होंने साथ आकर रंग में भंग डाला है। बिल्कुल सिहाम अलवी, आइंदा एहतियात करेगा बेटा। नाहिद को एकदम से शर्मिंदगी ने आ घेरा। उनकी गाड़ी, उनका बेटा, और वो कल की आई लड़की अपनी चला रही थी। सिहाम अलवी को भी समर की बातें नामुनासिब लगी थी, और जब नाहिद ने भी जता दिया तो वो कुछ बोलने के काबिल ही ना रहा। जो ड्रेस पसंद नहीं आया वो सिहाम को वापसी में दे देना बेटा, मैं वापस करवा दूंगी। नाहिद ने काम की बात करके रुख फेर लिया, और समर जो ड्रेस किरण की शादी पे पहनने का प्लान बनाए बैठी थी, दिल में ला गई। ये क्या बात हुई सिहाम? तुम्हारी माँ तो हमारी चौकीदार ही बन गई हैं, और वो तुम्हारी गूंगी कज़िन। सिहाम अलवी ने नाहिद और समीन को मॉल में ड्रॉप करके दूसरे मॉल का रुख किया था। दोनों मॉल आसपास थे। मॉल में कदम रखते ही समर की झुंझलाई आवाज़ निकली थी। चौकीदारी की क्या बात है? हमेशा से ही मैं ड्रॉप करता रहा हूँ मामा और समीन को। उसे उसका अंदाज समझ नहीं आया। पहले करते थे, पहले की बात और थी, तब मैं नहीं थी तुम्हारी ज़िंदगी में। मैंने इतना कुछ प्लान कर रखा था कि शॉपिंग के बाद डिनर, फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन तुम्हारी माँ और कज़िन तो। समर कह रही थी, और सिहाम अलवी को नाहिद के खदशात और जुमले याद आने लगे जो उन्होंने साथ चलने से कबल कहे थे। सिहाम अलवी अजीब मखमसे में पड़ गया था। ये सच था कि जब से समर उसकी ज़िंदगी में आई थी वो उलझा उलझा रहने लगा था। समर की ज़ीरक नज़रें उसी पर थीं। आई नो तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं कि मैं तुम्हारी माँ के लिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकती।
तुम्हारी माँ से भी नहीं। समर लहजे में मसनूई उदासी और दिलगिरफ्तगी समोकर उसे गिरफ्त में ले रही थी और वो आ भी गया था। खुद ही बताओ, क्या मैं कुछ गलत ख्वाहिश कर रही हूँ? अगर तुम्हारे साथ रोमांटिक डिनर करना चाह रही हूँ तो शादी से पहले ये सभी तो फैसिनेट करता है, इन्हीं में तो चार्म है। वो मोहब्बत भरी चाशनी समोकर बोल रही थी और सिहाम अलवी इतनी मोहब्बत पर चुप रह गया। तुम और समर साथ रहो, हम टैक्सी से घर चले जाएंगे, फिक्र न करना। उसी लम्हे नाहिद का टेक्स्ट उसके नंबर पर आया था। वो नाहिद की समझदारी पर चुप रह गया। समर गिला कर रही थी, उसकी माँ चौकीदारी कर रही है, जबकि वो तो खुद उन्हें मौका दे रही थी, खुद ही मुकाबले की कश्मकश से दूर जा रही थी। वो कुछ उलझ सा गया था, कौन ठीक है कौन नहीं। समर ने बड़ी मुश्किलों से 1 लाख का ड्रेस पसंद कर लिया था, जो सिहाम को कुछ खास पसंद नहीं आया था, मगर समर की पसंदीदगी पर उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ज़रूर कर दी थी। तो अब नया मुर्गा फंसा है। वो दोनों डिनर के लिए मॉल के रेस्टोरेंट में जा रहे थे जब अचानक से एक लड़का निकलकर उन तक आया। समर के चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया था। एक्सक्यूज़ मी? सिहाम अलवी ने बेहद हैरानी से मुकाबिल खड़े बंदे को देखा। वो उसका हम उम्र ही था जो गुस्सीली नज़रों से समर को देख रहा था। सिहाम, ये लोफर है, पहले भी इसने मुझे बहुत तंग किया है और अभी भी। जाते हो यहाँ से या पुलिस बुलवाऊं? समर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। सिहाम अलवी भी उसे देख रहा था। तू वो नागिन है जो सिर्फ डसना ही जानती है। मुकाबिल उस पर एक नफरत भरी नज़र डालकर चला गया था। क्या मसला है? सिहाम अलवी को यह आनन फानन होती मुठभेड़ समझ नहीं आई थी। लानत भेजो, ऐसे कितने ही सड़क छाप पीछे पड़े रहते हैं। समर ने शुक्र अदा किया कि वो ज़्यादा तमाशा नहीं हुआ। वो दोनों डिनर करके निकले तो समर ने आइसक्रीम और पान की फरमाइश कर दी। उन सब में इतना टाइम लग गया कि जब उसने नाहिद को फ़ोन करके पिक करना चाहा तो उन्होंने इतला दी कि वो टैक्सी कर चुकी हैं और घर जा रही हैं। समर को उनसे जान छूटने पर खुशी हुई। काफ़ी देर सड़कों पर आवारागर्दी कर समर को उसके घर के बाहर ड्रॉप करके वो घर लौटा। रात समर की बातों ने उसे हैरान कर दिया था कि वो जिस पार्लर से तैयार होना चाह रही है उसके रेट बहुत हाई हैं, तो पैसे वही अदा करे। वो जानता था कि समर के घर के माली हालात कुछ अच्छे ना थे। उसने हामी भर ली। लगे हाथों समर ने यह भी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि मंगनी में उसकी माँ और बहनों के लिए गोल्ड की कोई ना कोई चीज़ भी होनी चाहिए। छोटा भाई गलत सोहबत में बैठ रहा है तो उसे अपने ऑफिस में नौकरी पर रख ले। वो जाने और क्या क्या बोल रही थी। तभी उसे कॉल मौसूल हुई कि कोई बासित उससे मिलना चाह रहा है। हैरान होते हुए उसने इजाज़त दे दी थी और जब मॉल वाला बंदा सामने आया तो वो एक पल को दंग रह गया। उसने गुस्सा करना चाहा, उसे निकलने को कहा, मगर बासित ने चंद लम्हों में समर का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख दिया। सिहाम को फिर भी यकीन न आया तो बासित ने अपनी और समर की सेल्फीज दिखाई। सर, वो एक नंबर की धोखेबाज लड़की है, सिर्फ लड़कों को बेवकूफ़ बनाती है। आपके पास पैसा है तभी शादी कर रही है। आपको अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मैं आपके सामने उसे कॉल करता हूँ, आप खुद सुन लें। बासित ने कहने के साथ ही समर को कॉल मिलाई थी और चंद लम्हों बाद सिहाम अलवी ने जो बातें सुनी वो उसकी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। बासित उसे गैरत दिला रहा था, उकसा रहा था और वो भड़क कर सब कुछ कह गई थी। हाँ, मैंने सिहाम अलवी को फांसा हुआ है और उससे शादी भी करूँगी क्योंकि वो तुम्हारी तरह टटपुंजिया नहीं है। तुम लाख उसे मेरे खिलाफ भड़काओ, जब वो अपनी माँ को मेरे लिए इग्नोर कर रहा है तो तुम क्या चीज़ हो। स्पीकर से आती समर की आवाज़ उसे अर्क़े नदामत में डुबो गई थी। उसने बासित से सेल लेकर कॉल काट दी थी। सुन लिया ना आपने सब? आप अच्छे इंसान हैं, मैं सिर्फ इसीलिए आपका भला करना चाह रहा था। ऐसी औरतें घर नहीं बसाती और ऐसी औरत के लिए अपनी जन्नत को ना नाराज़ करें। बासित जाने क्या क्या कहकर जा चुका था। सिहाम अलवी कुर्सी पर गिरने के अंदाज से बैठ गया। उसके कान साएं साएं कर रहे थे। उसकी नज़र ने वाकई धोखा खाया था। उसकी माँ ठीक कहती थी, लेकिन जो उसने शुरू किया था उसे ख़त्म भी तो करना था। समर को उसका असली चेहरा दिखाने के लिए उसने उससे मिलकर फर्जी कहानी सुनाई थी। घर में सब उसकी शादी से खुश थे। गुज़श्ता वाक़या जो मेरी लापरवाही से ममा के साथ पेश आया, उस पर पापा गुस्सा हो रहे हैं। पापा की शर्त है मैं समीन से शादी कर लूँ, वरना वो मुझे आग कर देंगे। लेकिन मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इस वक्त मेरे अकाउंट में सिर्फ 2 लाख पड़े हैं, बाकी सारे पैसे पापा के अकाउंट में होते हैं, जिससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। समर ये सब सुनते ही बिदक गई थी। सिहाम अलवी उसे अपनी झूठी कहानी में रंगा देखना चाह रहा था, मगर जो सच था वो सामने आ ही गया। तुम पागल हो गए हो सिहाम, जिंदगी फिल्म थोड़ी है जो हम पहाड़ों पर जाकर बसें। तुम लकड़ियाँ काट कर लाओ और मैं आग फूंक फूंक कर खाना बनाऊँ। तौबा, समर ने झुरझुरी ली। जिंदगी 5 स्टार होटल में ऐश करने का नाम है। तुम अपने वालिदैन पे केस करो, अदालत जाओ, वो कैसे तुम्हें कुछ नहीं देंगे।
तुम इकलौती औलाद हो उनकी। इस उम्र में तुम्हारे माँ बाप सठिया गए हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सारा कुछ खबर में लेकर जाएंगे या उस मीसनी समीन के नाम करेंगे। समन अपनी तरबियत का अलिल ऐलान सबूत दे रही थी, गालियों और फहश ज़बान में अपने पढ़े लिखे होने का मुजाहिरा कर रही थी और वो चुप करके सुन रहा था। असल में वो अपनी आंखें खोलना चाह रहा था, जो जाने कैसे कुछ वक्त के लिए बंद हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने दिमाग से सोचना छोड़ दिया था। वो वही देखता था जो समर दिखा रही थी, वही सुनता था जो वो सुनाती थी। उस घड़ी हकीकतन वो खुद को बेहद बेवकूफ़ गर्दान रहा था। वो एक औरत के हाथों उल्लू बन गया था, उसे अपने ताज का नगीना बनाने चला था, जो उसके माँ बाप को गालियाँ और बद्दुआएं दे रही थी। और उसका हाथ उठा था और समर का चेहरा घूम गया। ये तमाचा सिर्फ इसलिए कि तुम फिर किसी बासित और सिहाम को ट्रैप न कर सको। और सच शुक्र मेरी माँ की दुआओं का, जिसने मुझे तुम जैसी सतीह औरत से बचा लिया। सिहाम अलवी नफरत भरी निगाह डालकर पलट गया था। उसे बिना सोचे समझे इंतखाब का सिला मिल गया था और जैसे उसके नातवा कंधों से एक नादीदा बोझ उतर गया था। घर आया तो नाहिद और हम्माद के चेहरे खिले हुए थे। समीन धीमी मुस्कान सजाए बैठी थी, वो भी पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। यूं लग रहा था अरसे बाद फैमिली का साथ नसीब हुआ हो। वो जैसे हल्का फुल्का हो गया, वरना तो हर वक्त तुम्हारी माँ ये, तुम्हारी कजिन वो, सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। अब वो पुरसुकून था, उसे समझ आ गई थी रिश्ता वही अच्छा जिसमें सुकून हो। मिठाई किस खुशी में खाई जा रही है? मेज़ पर पड़े मिठाई के डब्बे से गुलाब जामुन उठाकर मुंह में डालते उसने इस्तफसार किया। तुम आज भी तरावी में नहीं गए थे? हम्माद साहब ने सरजनिश करने वाली नज़रें उस पर जमा दी। सॉरी पापा, कल से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, वो झट कान की लौ को छूकर बोला। बताएं ना वालिदा मोहतरमा, मिठाई क्यों खिलाई जा रही है, जबकि आप तो मेरे पापा के मुंह से चीनी का ज़रा भी निकाल लेती हैं। उसके बदले लबो लहजे पर सभी एक पल को दंग रह गए थे। मेरी फ्रेंड रिफत ने अपने बेटे सुफियान के लिए समीन का रिश्ता मांगा है। तुम तो मिल चुके हो सुफियान से, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, रिश्ता बहुत अच्छा है। हमने बस फॉर्मेलिटी के लिए सोचने का वक्त लिया है, कल उन्हें हाँ कर दूंगी कॉल करके, नाहिद कह रही थी और उसकी नज़रें बेसाख्ता समीन अनवर पर उठ गई थी। बेरिया चेहरे पर धीमी सजी मुस्कुराहट, दोनों पैर सोफे पर मुड़े हुए थे, दुपट्टा सलीके से लिया हुआ था। उसने आज तक उसे उरिया लिबास या लापरवाही से दुपट्टा लेते नहीं देखा था। वो बेहद हसीन थी, मगर उसने कभी कोई गिरी हुई हरकत नहीं की थी। नाहिद और हम्माद साहब से आज तक ऊंची आवाज़ में उसे बोलते नहीं सुना था, उनके किसी फैसले के खिलाफ कदम उठाते नहीं देखा था। कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से दोस्ती करते नहीं पकड़ा था, बल्कि उसके नंबर पर अगर कोई तंग करता तो वो हम्माद साहब को फ़ोन लाकर दे देती कि चचा जान इसे ज़रा डांट तो लगा दें। और जब हम्माद साहब उस अगले की खबर लेते तो बाद में उनके जुमलों को दोहराकर वो कितना हंसती थी। ये वो बेरिया लड़की थी जिसका नाम सुनते ही उसने फट ना कर दी थी और जल्दी से समर को पकड़कर सामने कर दिया था। और हाथ क्या लगा था, माँ का दिल दुखाने की कसक। एक सतीह लड़की से वालिदैन को गालियाँ सुनवाने का गुनाह। क्यों ना ईद पे सिहाम समर के साथ समीन का निकाह भी रख लें। हम्माद साहब सबकी राय चाह रहे थे और सिहाम अलवी मजीद चुप ना रह सका। मैंने समर से रिश्ता तोड़ दिया है, अब कोई मंगनी और निकाह नहीं होगा। आप सब ठीक थे, मैं ही गलत था। उम्मीद है मेरे गलत इंतखाब की पादाश में मुझे मजीद शर्मिंदा नहीं करेंगे। वो बदिक्कत बोलकर उठ खड़ा हुआ था। सब तहय्युर से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। उसके लहजे की टूट फूट ने उन्हें हैरान कर दिया था। वो आंखों पर बाजू रखे नीम दराज था जब उसके पैर पर किसी का लम्स महसूस हुआ। उसने आंखों पर से बाजू हटाकर देखा, वो नाहिद थी। उसने पैर समेट लिए, उठते हुए बेसाख्ता उनका हाथ थाम लिया था। उनकी गोद में सर रखकर वो लेट गया। नाराज़ हैं आप अपने बेटे से? उसकी आंखें गुलाबी होने लगी थीं। नज़रें नाहिद पर थीं जो मोहब्बत और शफकत से उसे तक रही थी। बस चुप हो गई थी। वो पुरदर्द मुस्कुराहट से कह रही थी। उनकी आंखें भी झिलमिलाने लगी। सिहाम अलवी को अपनी सारी बदतमीज़ियाँ याद आने लगी थी। मुझे माफ़ कर दे। नाहिद को वो बहुत टूटा और बिखरा हुआ लगा। कर दिया मेरी जान। वो बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम गई। वो बिल्कुल वैसी ही निकली ममा जैसा आपने कहा था। आप उसे पहचान गई थी, मगर मुझे पहचानने में थोड़ी देर लगी। बिना पूछे वो उन्हें सब बता रहा था। मोहब्बत करते थे उससे। नाहिद को उसका मलूल चेहरा दुखी कर रहा था। नहीं, लहजा कतई था। फिर नाहिद को उसका चेहरा दुख दे रहा था। वो यूनिवर्सिटी फेलो थी, बस हेलो हाय थी। यूनिवर्सिटी के बाद कोई राब्ता नहीं था। फिर एक दिन मॉल में मिली तो गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। उसने पसंदीदगी का इजहार किया कि वो मुझ पर इंटरेस्टेड है। यूनिवर्सिटी के ज़माने से मैं उसे इस एंगल से नहीं देखता था, लेकिन वो मेरे लिए जीने मरने की बातें करने लगी तो मैं उसकी बातों में आने लगा।
जब आपने समीन से शादी की बात तो मैंने बिला सोचे समझे उसका नाम ले लिया, और फिर जो हुआ वो सामने है। वो हौले हौले पूरी सच्चाई गोश गुजार करने लगा। समीन से भागने की वजह इतनी बुरी लगती है कि उससे शादी से बचने के लिए तुमने एक फजूल लड़की का इंतखाब कर लिया। नाहिद को हैरानी हो रही थी। पता नहीं इसे आप मेरी जेलसी कह लें या तंग नजरी, मुझे समीन से हमेशा एक अजीब तरह की चिढ़ रही। जब से वो हमारे घर आई, आपकी मोहब्बत हमेशा उसके लिए मुझसे बढ़कर महसूस होती रही, और इस चिढ़ में जब आपने उसका नाम लिया तो मुझे गुस्सा आ गया। जिस लड़की से मैं चिढ़ता था उससे शादी कैसे कर सकता था? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझती थी। एक बिला वजह की चिढ़ में तुमने नुकसान का फैसला कर लिया। नाहिद हैरत से उसे देख रही थी और वो कुछ ना बोल सका कि ये बेवकूफ़ी तो बहरहाल उससे हुई थी। तुम कैसे सोचते हो वो तुम्हारी मोहब्बत में शरीक बनकर आ गई? उस 3 साला बच्ची की महरूमी को भी तो सोचो। उससे तो माँ बाप का साया भी मैसर ना था। मोहब्बत तो बांटने का नाम है। तुम इतने तंग दिल कैसे हो गए? नाहिद उसे उलझन भरी नज़रों से देख रही थी। कोई गिरह थी जो खुल नहीं रही थी। हम इंसान बहुत खुदगर्ज हैं। मुझे बेटी की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन तुम्हारे बाद सालों अल्लाह ने दोबारा खुशी नहीं दी। डॉक्टर्स ने मुझदा सुनाया कि अब मैं दोबारा माँ का मर्तबा नहीं पा सकती। मुझे समीन से बहुत मोहब्बत थी। भाभी से ज़्यादा मैं उसे अपने पास रखती थी। वो भी भाभी से ज़्यादा मुझसे चिमटी रहती, जिद करके मेरे हाथों से खाना खाती। भाभी अक्सर कहती थी, नाहिद समीन तो मुझे अपनी नहीं तुम्हारी औलाद लगती है, और मैं हंसकर कहती कि ये मेरी ही औलाद है। भाभी, भाई और तुम्हारी दादी किसी रिश्तेदार की दावत पर जा रहे थे। समीन सो गई थी, उसे मैंने रोक लिया था, और वो सफ़र सबका आखिरी सफ़र बन गया। यूँ समीन की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। तब मुझे अल्लाह की हिकमत समझ आई। क्यों अल्लाह ने मुझे दोबारा माँ बनने की सादत नहीं दी? मेरी बेटी की कमी को समीन ने पूरा किया। वो इतनी अच्छी बच्ची साबित हुई जितनी मैं अपनी बेटी को देखना चाहती थी। मैंने और हमाद ने हमेशा तुम दोनों की शादी का ख्वाब देखा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जिस बच्ची ने बचपन में यतीमी का दुख सहा उसे किसी अनजाने लोगों के हवाले कर दे। कभी सोचा ही नहीं कि हमारी फैमिली में कोई कमी आएगी, लेकिन सोचा हुआ पूरा कब होता है। सुफियान बहुत अच्छा लड़का है। समीन बहुत खुश रहेगी उसके साथ, इंशाल्लाह। वो पूरी तवज्जो से नाहिद की बातें सुन रहा था। आखिरी जुमलों में समीन से दूरी के ख्याल से वो दुखी हो गई थी, और उनके आखिरी जुमले पे वो बेचैन हो गया था। आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, वो एकदम से कह गया। क्यों? समीन को मुझसे शादी पे मना ले, वो एकदम से कह गया था। नाहिद उसे चौंक कर देखने लगी। मुझे उससे इतनी चिढ़ नहीं है जितनी उसकी ऑस्ट्रेलिया जाने और शादी का सुनकर बेचैनी हो रही है। मैं घर में उसकी मौजूदगी का आदी हो गया हूँ, और सबसे बढ़कर मुझे ऐसी अच्छी बीवी चाहिए जो मेरे वालिदैन की पसंदीदा हो, जो उनकी मुझसे ज़्यादा इज्जत करे। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वो इनकार कर देगी। मैंने उसे बहुत सताया है। उसने मुंह पे कह दिया कि मुझसे शादी किसी कीमत पर नहीं करेगी। वो जोश से बोलते बोलते एकदम से चुप हो गया था। नाहिद पे वो बंद गिरह खुल गई थी। वो धीमे से मुस्कुराई और एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई। हमाद साहब बेड से टेक लगाए कोई किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने माँ बेटे को हाथ में हाथ डाले आते बेहद हैरानी से देखा। नाहिद उसे बेड पे बिठाकर लॉकर की तरफ बढ़ गई थी। हमाद साहब ने इस्तेहफामियाँ भरी नज़रों से सिहाम को देखते अब्रू उचका के सवाल किया। वो शाने उचकाकर लाइल्मी का मुजाहिरा कर गया। नाहिद पलटी तो उनके हाथ में स्कूल कॉलेज की कुछ नोटबुक्स थी, जिसे बेड पर रखकर उन्होंने उसके सफ़े पलटना शुरू कर दिए थे। हमाद साहब भी दिलचस्पी से करीब आ गए थे। ये है मेरी बेटी की दिली कैफियत जो एक पागल लड़के का नाम 9 उम्री से अपने नाम के साथ जोड़कर लिखती रही है। किताबों और कॉपियों में उस पगली ने अपनी मोहब्बत को छुपा कर रखा है बरसों से। नाहिद ने कुछ सफ़े खोलकर उन दोनों के सामने रखे। वो समीन के स्कूल कॉलेज की कुछ नोटबुक्स थीं, जिनमें जा बजा समीन सिहाम अलवी साथ लिखा हुआ था, कहीं पेंसिल से कहीं पेन से। सिहाम अलवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो ख्वाब मैंने और तुम्हारे पापा ने देखा वो ये पागल लड़की बचपन से देखती आ रही है। मैं अपनी बेटी की दिली कैफियत कभी अया ना करती जो तुम्हारा दिल ना पढ़ लेती। तुम पर भी मुनकशिफ हो चुका है कि तुम भी उसके बिना नहीं रह सकते। नाहिद मुस्कुराती हुई कह रही थी। सिहाम अलवी को अपनी बेचैनी का उन्वान मिल गया था। वाह भाई, बड़े लकी निकले तुम तो। हमारा नाम तो कभी ना लिखा तुम्हारी माँ ने। हमाद साहब शरारत से छेड़ रहे थे। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन वो उसकी नहीं, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार था। वो सब एक अनापरस्त लड़की के अल्फाज हैं जो अपनी ज़ात के कुचलने पर निकले थे। औरत मोहब्बत में मिटने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब मर्द उसकी अना पर वार करता है तो वो आहनी बन जाती है, सारे जज्बों को अपने अंदर दफन कर लेती है। वो सिर्फ अपना भरम रखे हुए है।
क्या मुझे पता नहीं वो कितनी चुप सी हो गई है? नाहिद उस पर हकीकत अयां कर रही थी। ममा, आपने रिफत आंटी को हाँ कर दी सुफियान के रिश्ते के लिए? सब सहरी कर रहे थे जब अचानक से सिहाम अलवी ने पूछा था। समीन का मुंह को जाता निवाला एक लम्हे को खला में रुका था। अगले ही लम्हे उसने निवाला मुंह में रखा था, लेकिन उसका एक पल का ठिठकना सिहाम अलवी के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जिसे उसने लब दबाकर कंट्रोल किया। नहीं, आज कह दूंगी, नाहिद ने चाय पीते हुए मामूल की तरह जवाब दिया। समीन के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। याद से कर लीजिएगा और उनसे कहें ईद के फौरन बाद शादी कर ले। शादी के बाद आप लोगों को उम्रा करवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ मैं। उसके अचानक बोलने पर समीन ने एक नज़र नाहिद पर डाली थी, जो पुरसोच तासुरात सजाए बैठी थी। समीन को भी ले चलो ना उम्रे पे। हमाद साहब ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नहीं बाबा, अब ये समीन सुफियान बनकर अपने मियाँ के साथ ही जाएंगी उम्रे पर। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है तो इतना तो कमा ही लेता होगा कि आपकी समीन को उम्रा करवा सके। उसके चिढ़ाते अल्फाज पे समीन ने उस पर एक गुस्सीली नज़र डाली थी। समीन सुफियान, ज़ेरे लब दोहरा के वो खौल कर रह गई। मैं मर भी नहीं रही आपके साथ उम्रे पे जाने के लिए। समीन तड़क कर बोली थी। सबसे हंसी छुपाना मुश्किल हो गया था। सिहाम अलवी के कहकहे बाहर आने को बेताब थे, मगर वो पक्का सा मुंह बनाकर बैठा रहा। मरना भी मत जाने के लिए शौहर के साथ ही सेब देता है। उसके लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। समीन की आंखें झिलमिलाने लगी थी। खुद पर कंट्रोल करके उसने शिकायती नज़रों से नाहिद को देखा। मेरी बेटी अपने शौहर के साथ ही जाएगी, तुम उसकी फिक्र में मत घुलो। समीन अनवर को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो उसके साथ हैं, नाहिद ने सिहाम अलवी को टुकड़ा तोड़ जवाब दिया। जल्द से जल्द करें इसकी शादी, हमारे घर की पहली शादी होगी। नाम तो हमारा ही होगा। मैं खुद सब बहुत अच्छे से अरेंज करूँगा। लोगों को मुद्दतों तक ये शादी याद रहेगी और आप दोनों को भी गिला नहीं हो कि आपकी चहेती समीन की शादी में कोई कमी रह गई। फिर ये जाने और ऑस्ट्रेलिया वाले। निहायत ही मासूम बनकर उसने जान जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गज़बनाक नज़रों से उसने सिहाम अलवी के हशाश बशाश चेहरे को देखा था। वो पहले की तरह उसकी जान के पीछे लग गया था। वो आज भी यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। खुद रिश्ता ख़त्म होने का सोग उसने चंद घंटे मनाया था और अब उसकी शादी के पीछे पड़ गया था। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? आप अपनी कर लेना कल ही। उससे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। भाई सीधी सी बात है, तुम जाओगी तो मेरी बीवी आएगी। समर को भी तुमसे बहुत इशू था। कज़न है, तुम्हें पसंद तो नहीं करती, तुमसे क्या बात करती है, वगैरह वगैरह। आधा वक्त तो उसे मुतमईन करने में लग जाता था, लेकिन अब मैंने सबक सीख लिया है। तुम्हारे बाद ही दूसरी लड़की ढूंढूंगा ताकि मेरा जीना तो हराम ना हो तुम्हारी वजह से। बचपन से तुम मेरे वालिदैन की मोहब्बत शेयर करती रही हो, बीवी से भी तुम्हारे ही नाम का ताना सुनता रहूं। अब तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो। वो निहायत ही बेमुरवती से उसके मोहब्बत भरे दिल पर बर्छियाँ चला रहा था। समीन से मजीद बैठना दोभर हो गया था तो वो सहरी ख़त्म करती उठ खड़ी हुई। तौबा, तुम दोनों की लड़ाई देखकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। हंसी छुपाने को चाय पी ली तो मुंह भी जल गया। हमाद साहब महजूज होते हुए कह रहे थे। समीन के वॉकआउट पर तीनों हंस पड़े थे। वो रो पड़ेगी और ना सुनाओ। मेरी बच्ची बहुत मासूम है। नाहिद सिहाम के प्लान पर चल तो रही थी, मगर उन्हें समीन पर भी बहुत तरस आ रहा था। प्लीज़ मम्मा, मोहब्बत को थोड़ा सा साइड पर रखें। आप उसे मुझसे बेहतर जानती हैं। अगर अभी आपने या मैंने उससे शादी की बात की तो वो ज़िद में कभी नहीं मानेगी तो खुद तरसी का शिकार होकर। आपकी मोहब्बत का खराज देने को हमें उसे खुद एहसास दिलाना है कि वो अपने दिल के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। वो लजाजत से नाहिद को समझा रहा था। उसके कहने पर नाहिद और हमाद साहब ड्रामा करने को तैयार हो गए थे, जिसमें सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। समीन का भड़कना जता गया था कि वो सिहाम अलवी से कितनी मोहब्बत करती है। वैसे सोच रही हूँ कि रिफत को कॉल कर ही दूँ। नाहिद ने पुरसोच नज़रों से सिहाम को देखा। ओ नो मम्मा, सिहाम अलवी का मुंह बिगड़ा। इनकार के लिए। नाहिद को उसकी बेचैनी अच्छी लगी थी। नाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमाद साहब का कहकहा बेसाख्ता था। वो झीप गया। वो भी मुस्कुराने लगा। फिर वही लंबी दोपहरें हैं, फिर वही दिल की हालत है। बाहर कितना सन्नाटा है, अंदर कितनी वहशत है। दिल शिकन सोचों से बचने के लिए नमाज और कुरान से मिली फुर्सत के औकात में वो कोई ना कोई काम निकाल कर बैठ रही थी, मगर किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। सहर और अफ्तार की रौनक लिए दिन गुजर रहे थे, मगर दिल में बेसकूनी थी। नाहिद ने बताया था रिफत जल्दी मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रही हैं और वो मज़ीद बेकुल हो गई थी। 27वीं इबादत में वो गिड़गिड़ाकर अल्लाह से अपने दिल के सुकून के लिए दुआ मांग रही थी। आज चांद रात मुतवक्का थी।
वो अपने वार्डरोब बिखेरे बिला मकसद उसे सेट कर रही थी। वो सिर्फ खुद को मसरूफ रखने के जतन कर रही थी। सिहाम अलवी उसकी शादी को लेकर जिस तरह उठते बैठते प्लान कर रहा था, बार बार सुफियान का नाम उसके नाम से जोड़ रहा था, उसे सख्त अजियत हो रही थी। वो जिसके सपने देखती आई थी वही उसकी शादी जल्द से जल्द करवाकर जान छुड़वाने की कोशिशों में लगा हुआ था। वो ज्वेलरी का बॉक्स निकाल रही थी, तभी उसके हाथ में वो चूड़ियाँ लग गईं। रेड खूबसूरत चूड़ियाँ, जिन्हें देखते ही उसे ख्याल आया था कि सिहाम पहनाए। नाहिद के इसरार पर उसने चूड़ियाँ रख ली थी। चंद लम्हे वो चूड़ियों को देखती रही। उसकी आंखों में पानी भर आया। गम लगता है अभी दिल ने ताल्लुक नहीं तोड़ा, ये आंख तेरे नाम पर भर आती है अब भी। एकदम से हाथ में मौजूद चूड़ियों को उठाकर उसने दीवार पर दे मारना चाहा। अरे अरे! सिहाम अलवी की अचानक आवाज़ पर उसके हाथ हवा में मुहल्लिक हो गए। ये इतनी प्यारी चूड़ियाँ क्यों तोड़ रही हो? वो उस तक आया था। हाथ बढ़ाकर उसने उसके हाथ से चूड़ियाँ ले ली। ये वही चूड़ियाँ हैं ना जो उस दिन मॉल से ली थी? उस दिन भी अजीब से तासुरात थे चूड़ियों को लेकर। राज क्या है? आई नो तुम्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद है, एक भी चूड़ी टूट जाए तो तुम दुखी हो जाती हो, लेकिन कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारी कलाई सूनी है। चूड़ियों को बगौर देख वो आखिर में उसकी कलाई पर नजरें जमा कर रह गया। समीन तो उसे कमरे में देखकर ही हैरान हो गई थी। कुछ आके इतना दोस्ताना रवैया। उसे बिला वजह गुस्सा आने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर चूड़ियाँ लेना चाही, मगर उसका इरादा भांपकर सिहाम ने अपना हाथ दूर कर दिया। मेरी चूड़ियाँ वापस करें। मुकाबिल बैठे सिहाम अलवी को घूरते हुए चूड़ियों के लिए हाथ बढ़ाया गया। पहले मेरी बात का जवाब दो। वो अड़ा हुआ था। मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। अंदाज में नागवारी थी। चूड़ियाँ क्यों तोड़ रही हो? जिरा हुआ। मेरी मर्जी। वो चिढ़ गई। जब तोड़नी थी तो ली क्यों, और हसरत से क्यों देख रही थी? वो किसी तौर इस मौजू से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा था। उसे खबर नहीं थी उसका इसरार समीन को कितना दुख दे रहा था। समीन की आंखें झिलमिलाने लगी थी। अना का परचम बुलंद करते करते वो अंदर से टूट गई थी। बोलो ना। वो किसी भी लम्हे रो पड़ती। सिहाम अलवी को जब्त करती उस नाजुक लड़की पर बेहद प्यार आया। क्योंकि अब से मैं आपके नाम की चूड़ियाँ कभी नहीं पहनूंगी। कम उम्री से ये स्टूपिड हरकत करती आ रही हूँ। तभी जब एक भी चूड़ी टूटती थी तो दुख होता था, लेकिन अब से सारी स्टूपिड हरकतें छोड़ दी हैं मैंने। फरहते जज्बात में वो सब कुछ कह गई जो शायद आम हालत में कभी न कह पाती। सिहाम अलवी के लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी। जान गया था इन चूड़ियों के किस्से में भी कहीं ना कहीं मेरा ही जिक्र होगा। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। बेखुदी में निकले लफ्ज़ उसे लब दांतों तले दबाने पर मजबूर कर गए थे। निकले मेरे कमरे से प्लीज़, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो झुंझलाई हुई थी। अब सारी ज़िंदगी यही शक्ल देखनी है, आदत डाल लो। वो उसके गुस्से से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। मैंने मम्मा से कह दिया है हमारी शादी की तैयारी करें। मैं कभी आपसे शादी नहीं करूँगी। समर गई तो आपको मेरा ख्याल आ गया। वो गुस्सा थी। अहानत के एहसास से वो सुलग रही थी। सिहाम अलवी को उससे मज़ीद तंग करना अच्छा नहीं लगा। समीन, मुझे कभी एहसास ना हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। तुमसे मैं हमेशा चिढ़ता रहा क्योंकि तुम मेरी वालिदैन की मोहब्बत में शराकतदार बनकर आ गई थी। एक अजीब तरह की चिढ़ होती थी तुमसे। जब मम्मा ने तुमसे शादी का कहा तो असली चिढ़ में इनकार कर दिया। समर खुद मेरी तरफ बढ़ी थी। मुझे उससे मोहब्बत टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, उससे रिश्ता जोड़ने के ख्याल से मैं खुद बदल रहा था, अपनों से दूर हो रहा था। मुझे ये उसकी असलियत, और मैंने जान लिया कि शादी उससे करनी चाहिए जिसके लिए फैमिली अहम हो, जिसे दिलों को जोड़ना और मकीनों के दिलों में घर करना आता हो, जो मुझे मेरी माँ के ख़िलाफ़ ना भड़काए। और जब मैंने संजीदगी से सोचा तो मुझे खबर हुई कि मैं जो क्वालिटी अपनी लाइफ पार्टनर में देखना चाहता था वो तो तुम्हें पहले से मौजूद थी, और मैं उसे समर में ढूंढता रहा। अगर मोहब्बत नहीं थी तो आपके लिए स्वीटी क्यों थी? वो मुंह बिगाड़ कर उसे टोक गई। उसके स्टाइल से वो हंस पड़ा। बस वो आदत है तो, वरना लव शफ की कोई इंटेंशन नहीं थी, सिर्फ लफ्ज़ थे। वो पोजीशन क्लियर कर रहा था। आधी आधी रात बात होती थी उससे। वो बदगुमान थी। सिर्फ उस रात बात हुई जब तुम सहरी के लिए बुलाने आई थी। वो भी उसे कोई इशू था। लव दी फॉरएवर चाह रही थी। वो उसे हर तरह से मुतमईन करके उसका दिल अपनी तरफ से साफ करना चाह रहा था। वो कुछ बोली नहीं मगर आंखें भीगने लगी। अपनी मोहब्बत जब किसी और के साथ नजर आए तो कितना दुख होता है, जानते हैं आप? वो झुंझलाती नज़रों से उसे देख रही थी। सिहाम अलवी कई लम्हे उसकी शफाफ आंखों में तैरती नमी को मोहब्बत से देखता रहा। जान गया हूँ, आशनाई हो गई है इस दर्द से। जब मम्मा ने तुम्हारे रिश्ते का बताया तब ऐसा ही दुख हुआ था मुझे भी। तभी तो उस रात मम्मा से कह दिया था कि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए मना कर दें, और उन्होंने कर भी दिया। ये सारा ड्रामा सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए था
कि तुम गुस्से में अपना नुकसान ना करो। मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं तुम बिन नहीं रह सकता। समर से जुड़ने के बाद एक अजीब सी बेसुकूनी थी जो उसके जाते ही ख़त्म हो गई। वो बेसुकूनी इसलिए थी कि मैं खुद को और अपने जज्बों को जान ना सका, जो जाने कब से चिढ़ की शक्ल से मोहब्बत में बदल गए थे। वो मुंह खोले उसकी बातें सुन रही थी। बिलीव मी, वो हौले से मुस्कुराया। मैं, मेरी फैमिली, ये घर तुम्हारे बिना नामुकम्मल है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। वो कान की लौ को छूकर बोला। ये इतना लंबा चौड़ा आदमी कान पकड़े बैठा था। उसने उसके हाथ से कान छुड़ाए। उसे नाहिद की मुबहम बातें याद आ रही थी जो उन्होंने सुबह ही उससे की थी कि वो कोई भी फैसला जज्बात में आकर ना करे। वो चाहकर भी उस घर के मकीन से दूरी का फैसला नहीं कर सकती थी। माँ की गोद, बाप की शफकत और मोहब्बत करने का गुर उसने उन घर के मकीनों से सीखा था। वो खामोशी से चूड़ियों को देखने लगी। अब से चूड़ियाँ पहनाने का काम मुझ पे छोड़ दो। सिहाम अलवी ने बेसाख्ता उसका हाथ थाम लिया। समीन ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। तुमने अपनी एक स्टूपिड हरकत तो बता दी, दूसरी मुझे पहले से पता है। और कौन कौन सी स्टूपिड हरकतें करती रही हो? वो शरारत से मुस्कुराते हुए चूड़ियाँ पहना रहा था। समीन को ये सब ख्वाब लग रहा था। उसके सोचने समझने की सलाहियत जैसे ख़त्म हो गई थी। उसने मज़ाहमत करके कलाई छुड़वानी चाही मगर गिरफ्त बहुत मजबूत थी। स्टूपिड हरकत? वो मुताज्जुब थी, हैरान नज़रों से उसे तक रही थी। वही नोटबुक्स पर अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखना? वो बेहद शरीर मुस्कुराहट से उसके इल्म में इजाफा कर रहा था। जी? समीन की आंखें तहय्युर से फैल गईं। जी, उसने भी उसी के अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। आपको कैसे? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मामा ने संभाल रखी है अपनी चहेती बेटी की सारी नोटबुक्स। उन्होंने ही दिखाई। तो क्या चची जान को भी? वो जैसे परेशान सी कुछ बोल ना सकी। जी, उनको भी। वो बेहद शरीर हो रहा था और उसे अपनी इन गुमशुदा नोटबुक्स का सुराग मिल गया जिन्हें वो कितना ढूंढती रही थी, इस डर से कि कोई उसका नाम न देख ले सिहाम अलवी के साथ। वो उन्हें मिटा देना चाहती थी मगर वो पहले ही नाहिद के हाथ लग गई थी। नाहिद सब जानती हैं। उसे इस ख्याल से ही शर्मिंदगी होने लगी। ये सब जानकर ही तो मामा मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं उनकी महारानी से शादी कर लूँ। वो चिढ़ाने लगा। आप अपनी पसंद से ही करें शादी। उसने झटके से कलाई छुड़वा ली। ये तुम इतनी शिद्दत पसंद तो कभी नहीं रही। इतना गुस्सा क्यों करने लगी हो बात बात पर? पूरी चूड़ियाँ तो पहनाने दो। पकोड़े समोसे खा के मोटी हो गई हूँ, चूड़ियाँ भी पूरी नहीं आ रही। वो दोबारा हाथ थामकर चूड़ियाँ पहनाने लगा। कोई मोटी नहीं हुई, चूड़ियाँ छोटी हैं। वो बुरा मान गई। अच्छा, वो बेहद महसूस हुआ। लो जी, अब तो अपने नाम की चूड़ियाँ भी पहना दी। अब तो शादी करोगी ना मुझसे? नहीं, मैं सुफियान से ही शादी करूँगी। आप सबने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। हाथ छुड़ाकर चूड़ियाँ आगे पीछे करती वो मुंह बसूर गई। सिहाम अलवी के चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई। ओके, जैसी तुम्हारी खुशी। मामा ने पहले ही कहा है वो तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। मैं मामा को कह देता हूँ रिफ़त आंटी को फ़ोन करके रिश्ते की बात कर ले। वो उठ खड़ा हुआ। बेहतर। वो इत्मीनान से चूड़ियों पर नजरें जमाए बोली। सिहाम अलवी ने बगौर उसे देखा और पलटकर उसके कमरे से निकलने लगा। सिहाम, उसकी पुकार बेसाख्ता थी। वो पलटा लेकिन कुछ नहीं बोला। मेरी दूसरी कलाई सुनी है। चांद नजर आने के बाद चूड़ियाँ पहनाने ले चलेंगे अपने नाम की, तब हाँ करूँगी। खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ फरमाइश की गई। और जो ना पहनाऊँ फिर? उसके लबों पर भी जानदार मुस्कुराहट फैल गई। जान गया था कि बदले लिए जा रहे थे। फिर डील कैंसिल। उसने साफ हरी झंडी दिखा दी। चांद नजर आ गया। चलो चलो जल्दी उठो। न्यूज़ चैनल पर अनाउंसमेंट होते ही वो उसे उठने को बोलने लगा। कहाँ की तैयारी है? नाहिद को हैरानी हुई। आपकी चहेती ने शर्त रखी है चूड़ियाँ पहनकर शादी के लिए हाँ कर देगी। उसके मुंह फट अंदाज पर वो रच के शर्मिंदा हुई। नाहिद ने आसूदगी से उसकी कलाई में सजी चूड़ियों को देखा और मुस्कुरा दी। हाँ तो हुक्म की तामील हो। हमाद साहब ने भी इंदिया दे दिया तो वो हमारे शर्मिंदगी के सर तक ना उठा सकी। सिहाम अलवी से उसे इस बेबाकी की उम्मीद ना थी कि वो सबके सामने भांडा यूं फोड़ देगा। अब शर्माते रहने का प्लान है या उठोगी भी? वो सर पर सवार था। जाओ भाई जाओ, हमारी आंखें और कान बंद है। नाहिद ने चुटकुला छोड़ा तो वह ब्लश कर गई। बहुत शुक्रिया मेरी जान, तुम मान गई। नाहिद ने बेसाख्ता उसे साथ लिपटाकर प्यार किया। आप और चचा जान की मोहब्बत में मैं सिहाम अलवी पर 7 खून माफ़ कर सकती हूँ चची जान। फिर ये तो उसकी छोटी सी बेवकूफ़ी थी। इस फैमिली से अलग मेरी कोई दुनिया है ही नहीं। लेकिन आप सबने मुझे उल्लू बनाया। वो मोहब्बत का इजहार करते करते निरोठी हो गई। ये सब इस बदमाश का प्लान था।
नाहिद ने खुद को साफ बचाया और उसे प्यार से गले से लगा लिया। आए पापा, हम दोनों भी गले मिलकर मोहब्बत जतलाएं। सिहाम अलवी से ज़्यादा देर चुप रहना मुमकिन नहीं था। आओ पुत्र, सौ बिस्मिल्लाह। हम्माद साहब ने बाहें वाह कर दी थी। सबके लबों पर हंसी मचल गई। सो लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल चूड़ियाँ तेरे नाम की बाय रेहाना आफ्ताब। आई होप कि आपको नॉवल पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको नॉवल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं किसी कंप्लीट नॉवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।